Hi, hello everyone. Welcome back to 50. I am Jia, and in this video we will be covering Unit 1 of Operating System. Through this cheat sheet एक क्विक सा शॉर्ट सा रिवीजन होगा ये. आई होप अपने चैप्टर अच्छे से कर लिया होगा, सो एक क्विक थॉरो रिवीजन टाइप अब हम इस वीडियो में कर रहे होंगे, राइट? तो हम देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्वेश्चन में भी आ जाए. सो यू शुड नो ओएस इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. हमने पढ़ा था कि देखो जैसे हमारा ये कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम, एंड जो हमारा प्रोग्राम मान लो जो इंटरफेस है, बेसिकली ऐप का प्रोग्राम है इंटरफेस, एंड उसके बीच में हमारा यहाँ पे आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम. वो डायग्राम था ना स्लाइड में भी. और यहाँ पे हमारा यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 ये से इंटरेक्ट कर रहे हैं. मतलब एक सिस्टम या ऐप के थ्रू हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं. बेसिकली डायरेक्ट हार्डवेयर से हमें इंटरेक्ट नहीं करना पड़ा, बीच में एक लेयर है, एक ब्रिज है, जो कि हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम. वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है. सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो बेसिकली ओएस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर that acts as an interface between user and hardware. It manages CPU, memory, IO, file, security, ये सब इसके मतलब लाइक टास्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं. वही हम नेक्स्ट पढ़ रहे होंगे कि फंक्शंस ऑफ ओएस. सो फर्स्टली इज प्रोसेस मैनेजमेंट. मतलब जो भी हमारी प्रोसेस क्रिएट हो रही है, डिलीट हो रही है, जो हमने साइकिल्स पढ़ी थी, है ना, प्रोसेस को मैनेज करना कि कौन सा प्रोसेस अब जाएगा, कितना टाइम चलेगा, वो सब जो भी एक्सेट्रा चीज़ें, किसको सीपीयू मिलेगा, वो सब क्या है, ओएस कर रहा होता है हमारा. देन आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट. कौन सा प्रोसेस मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई कर सकता है ना, अगर मेमोरी कम हो तो उसे कैसे मैनेज करना है, या ये मतलब बेसिकली मेमोरी को जो भी A to Z हैंडल करना है वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है. देन कम्स आर फाइल एंड आईओ मैनेजमेंट, यानी कि फाइल मैनेजमेंट भी ये कर रहा होगा, फाइल का क्रिएशन, डिलीशन, स्टोरेज एक्सेट्रा सब कुछ. देन हमारा इनपुट आउटपुट वाला जो हमने पढ़ा था, डिस्क शेड्यूलिंग वगैरह, है ना, आईओ डिवाइसेस को भी यही मैनेज कर रहा होता है. नेक्स्ट इज हमारा डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस मैनेजमेंट में हमारा आ जाएगा लाइक माउस, कीबोर्ड, डिस्क वगैरह, जो भी हमारे प्रिंटर, वो सब वो बेसिकली ओएस ही मैनेज कर रहा होता है. देन आता है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन. ये क्या करता है, हमारे जैसे कि अनऑथोराइज एक्सेस वगैरह उसके थ्रू हमने पढ़ा था ना, परमिशंस के थ्रू, ओनरशिप के थ्रू ये बचाता है कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं, एक्सेस कंट्रोल से, एंड यूजिंग पासवर्ड, परमिशंस, वो सब यूज़ करके बेसिकली हमारे सिस्टम को और सिक्योर बनाता है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ ओएस. अगला है नेटवर्किंग. नेटवर्किंग भी बेसिकली ओएस का ही एक फंक्शन है. सो अब हम पढ़ रहे होंगे हमारे टाइप्स ऑफ ओएस. तो सबसे पहले हमारा आता है सिंपल बैच सिस्टम. इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सिमिलर टाइप्स की जो जॉब होती है उनको हम लोग एक बैच बना देते हैं, उनको लाइक एक तरह से कलेक्ट करके एक बैच बन जाता है, एंड इसमें यूज़र हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर रहा होता है. और अब इन बैचेस को हम लोग एक एक करके रन कर रहे होंगे बैचेस वाइज. नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम. इसमें हमारा क्या हो रहा होता है, मेन मेमोरी जो हमारी होती है रैम, उसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस रखते हैं हम लोग, यानी कि मल्टी प्रोग्राम, यानी कि ज़्यादा प्रोग्राम है उसमें उसमें स्टोर कर लिए. अगर एक प्रोसेस जाता भी हमारा आईओ या वो उसके लिए, तो हम लोग मतलब लाइक आईओ के लिए वेट करता है तो हम बाकी प्रोसेस को रन कर सके, बेसिकली सीपीयू आइडल ना रहे, जिससे कि एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाए. नेक्स्ट आता है टाइम शेयरिंग सिस्टम. इसमें हमारा क्या आता है, इसको मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं. इसमें हमारा क्या होता है यार कि जो सीपीयू का टाइम है ना, हमने उसको डिवाइड कर दिया. लाइक एक टाइम क्वांटा लेते हैं, लाइक क्यू इक्वल्स 2 ले लिया, 4 ले लिया, कुछ भी ले लिया, उतना इतना टाइम, मतलब एक हर एक प्रोसेस को, जैसे P1 P2 हमारे अलग अलग प्रोसेसेस हैं, सबके पास ही 2-2 सेकंड के लिए जाएगा. देन वापस से ये वो मतलब ये नॉन प्रियम्प्टिव होता है, राइट? हमने पढ़ा था प्रियम्प्टिव एंड सॉरी ये प्रियम्प्टिव होता है, नॉन प्रियम्प्टिव और प्रियम्प्टिव पढ़ा था ना, तो वो वही. अभी क्या है हमारा पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम. जो ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम है, बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि जो एक सिंगल यूज़र के लिए जो सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ मेरा पीसी, तो वो हमारा मतलब ये हो गया विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस वगैरह. देन हमारा आता है पैरेलल सिस्टम. पैरेलल सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे सीपीयूज जो है ना एक साथ काम कर रहे होते हैं. ये बेसिकली हमारा लाइक उसके लिए यूज़ होता है, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह के लिए. देन हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. इसमें क्या हो रहा होता है कि सीपीयू को हम लोग एक लाइक ये ना, सीपीयू कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स जो है ना नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं और एक लार्ज बड़े से सिस्टम की तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा क्या जाता है, रियल टाइम सिस्टम, आरटीओएस. इसमें हमारा क्या होता है, दो टाइप के होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट रियल टाइम. इस वाले में हमारे क्या होता है, टाइम कंस्ट्रेंट होता है हमारे पास, एंड हार्ड वाले में जो होता है हमारी डेडलाइन वो मिस नहीं हो सकती, काफ़ी स्ट्रिक्ट डेडलाइन होती है. सॉफ्ट वाले में इट इज़ लाइक बेयरेबल, कि हाँ अगर डेडलाइन मिस हो गई है तो मैनेजेबल है, ओकेजनल डिलेज आर टॉलरेटेड. नेक्स्ट हमारा आता है ओएस एज अ रिसोर्स मैनेजर.
अब इस पर हमारा एक पीवाईक्यू भी आया हुआ है कि एक्सप्लेन ओएस एज अ रिसोर्स मैनेजर। तो इसमें क्या होता है कि एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है सीपीयू को। जो हमारे रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज में क्या है, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, फाइल्स हो गई, डिवाइसेस हो गए, ये सब हमारे क्या है, रिसोर्सेज है, कंप्यूटर के रिसोर्सेज। तो उनको एलोकेट डी एलोकेट करना किसका काम है, ओएस का। तो ओएस एक्ट्स एज अ रिसोर्स मैनेजर बाय मैनेजिंग ऑल दिस। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेसेस, कि प्रोसेसेस, सबसे पहले तो प्रोसेस क्या होता है। अभी प्रोसेस वाला जो हमारा सेकंड फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, सेकंड पार्ट। तो प्रोसेस इज प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, लाइक प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी एंड प्रोसेस इज अ एक्टिव एंटिटी। अब क्या होता है इसकी स्टेट्स, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। न्यू में वो प्रोसेस क्रिएट हुआ, ठीक है। रेडी में हमने उसको रेडी कर दिया कि रन होने के लिए वो रेडी है, लेकिन अभी उसको सीपीयू एलोकेट नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, रनिंग में आ गया जब, तब हम उसे सीपीयू जो है वो, मतलब लाइक सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, रन हो रहा है वो। देन वेटिंग में क्या आ गया, मान लो वो किसी आईओ या किसी इवेंट के लिए वो वेट कर रहा है, तो ये हो गया। देन टर्मिनेटेड में हमारा आ गया कि वो प्रोसेस कंप्लीट होके निकल गया। अब ये पीसीबी हमारा क्या था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये बेसिकली किसी भी प्रोग्राम का आईडी कार्ड है, यू कैन कॉल इट आईडी कार्ड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, एक ओएस ना एक फाइल स्ट्रक्चर मैनेज कर रहा होता है, उसे हम पीसीबी कहते हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर है जिसमें वो प्रोसेस की आईडी, स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, स्केड्यूलिंग इन्फो, मेमोरी इन्फो, ये सारी जो डेटा है ना स्टोर कर रहा होता है कि अभी उसकी क्या करेंट स्टेट थी। ये किस में हेल्प करता है, बेसिकली हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हेल्प करता है। जब हमने ऊपर पढ़ा ना अभी, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग था, मैंने बताया कि अभी मेन मेमोरी में हमने 2-3 प्रोग्राम रख लिए। अब एक प्रोग्राम जो रन हो रहा था सीपीयू पे हमारा, अगर वो अभी रन होते होते बाहर चला गया आईओ या किसी भी इवेंट के लिए, देन जो दूसरा प्रोग्राम रनिंग होने के लिए आएगा, अब यार हम उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ स्विच करने का। इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है ना, जैसे हमारा मल्टी टास्किंग था, उसमें भी हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो कर रहे थे कि एक प्रोसेस जा रहा है 2-2 सेकंड के लिए, और उसको हम लोग कर रहे हैं टाइम कॉन्टा के हिसाब से। इन द सेम वे तो उसकी जो करेंट स्टेट है वो सेव रहे, जहाँ तक भी उसने काम किया था वो सेव रहे, है ना। जितना भी उसको एग्जीक्यूट हो चुका था उसके आगे से एग्जीक्यूट, रिज्यूम हो, रीस्टार्ट ना हो, वो चीज़ इंश्योर करने के लिए पीसीबी हमारी बहुत हेल्प करता है। सो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है हमारा, प्रोसेस को क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, सस्पेंड करना, रिज्यूम करना, स्केड्यूल करना, कम्युनिकेट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारा आता है इंटरप्ट्स वाला पार्ट। इंटरप्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर सम सिग्नल्स जो सीपीयू को लाइक बीच में इंटरप्ट करते हैं, रोकते हैं जो भी वो काम कर रहा है। ये किस टाइप के होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टाइमर या आईओ इंटरप्ट्स हो सकते हैं। भाई रुक जा, जो भी तू काम कर रहा है और मेरे पे फोकस कर, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, अर्जेंट हूँ, है ना। तो अब ये क्या है देखो, जैसे हार्डवेयर में हमारा आ गया कि माउस क्लिक वगैरह से कुछ इंटरप्ट हो गया, या कीबोर्ड प्रेस हमने इंटरप्ट किया। सॉफ्टवेयर में हमारे कोई सिस्टम कॉल हो गई, है ना। और हमारा ये टाइमर इंटरप्ट में हो गया, ये बेसिकली स्केड्यूलिंग के लिए हो गया। एंड आईओ इंटरप्ट में हमारा क्या हो गया कि जब डिवाइस रेडी हो जाए। फिर हमारा आता है आईपीसी। आईपीसी हमारा क्या है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसके मेथड्स हैं मैसेज पासिंग एंड शेयर्ड मेमोरी। बेसिकली इंटर प्रोसेसेस के नाम से समझ में आ रहा है कि प्रोसेसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि जब दो प्रोसेसेस आपस में डेटा एक्सचेंज करने के लिए मतलब लाइक कम्युनिकेट करते हैं, तब ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूज़ होता है हमारा। तो इसमें मैसेज पासिंग हमारा क्या होता है, मैसेज भेजा, रिसीव किया, सेंड एंड रिसीव, सिंपल। लाइक प्रोसेस ए या प्रोसेस बी ने मैसेज भेजा, सॉरी प्रोसेस ए ने मैसेज भेजा एंड प्रोसेस बी ने रिसीव किया, या फिर वाइस वर्सा बेसिकली भाई। एंड सेकंड क्या आता है हमारा, शेयर्ड मेमोरी वाला। ये उससे फास्टर है। इसमें बेसिकली कॉमन मेमोरी ब्लॉक, जहाँ पे दोनों ये प्रोसेस रीड और राइट कर सकें, एक मतलब कॉमन फाइल टाइप जहाँ पे ये भी रीड कर रहा है वो भी रीड कर रहा है, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, ऐसा, है ना। वो होता है हमारा, ये फास्ट है लेकिन इसमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है। जैसे कि वो हमने आगे भी पढ़ा था ना, रीड एंड राइट वाली जो ऐसी हो जाती है कि इसने राइट किया उसकी जगह अपडेट नहीं हुआ, तो वो वाली चीज़ें वैसा ना हो, मतलब सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। यूजेस, अब देखो इसकी यूजेस क्या है। क्लाइंट एंड सर्वर वाला जो मॉडल था उसमें यूज़ होता है, पैरेलल सिस्टम्स में यूज़ हो रहा होता है हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या है, हमारे लाइट वेट प्रोसेस शेयरिंग कोड एंड डेटा। मतलब है ये प्रोसेसिव लेकिन लाइट वेट प्रोसेस है, एक छोटा मिनी प्रोसेस बोल सकते हो उसको आप ऐसे, ठीक है। थ्रेड की स्टेट्स क्या होती है, सेम प्रोसेस की स्टेट्स, न्यू, रेडी, रनिंग, देन हमारा आता है वो वेटिंग, देन टर्मिनेटेड, वही सारे स्टेट्स हैं। थ्रेड के ऑपरेशंस क्या हो गए कि क्रिएट करना, स्केड्यूल करना, सिंक्रोनाइज करना एंड कैंसिल करना। अब फटाफट से थ्रेडिंग के मॉडल्स देख लेते हैं। थ्रेडिंग मॉडल्स में हमारे क्या है, यूजर लेवल थ्रेड्स, देन कर्नल लेवल थ्रेड्स एंड हाइब्रिड एम रेशियो ए। यूजर लेवल में हमारा क्या हो रहा होता है, यहाँ पर जो हमारे थ्रेड्स है वो यूजर स्पेस में मैनेज हो रहे होते हैं, ठीक है। कर्नल को पता नहीं होता कि वो थ्रेड भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं, तो ये थोड़ा फास्टर होता है क्योंकि यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। जबकि कर्नल लेवल वाले हमारे जो होते हैं ना, ये डायरेक्टली कर्नल के थ्रू हमारे मैनेज हो रहे होते हैं। देन हमारा आता है हाइब्रिड का
ये कर्नल वाले हमारे जो है कर्नल के थ्रू डायरेक्टली मैनेज होते हैं। एंड हाइब्रिड वाला क्या होता है, इसमें बेस्ट ऑफ बोथ को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं प्रोसेसर शेड्यूलिंग। इसमें देखो यार, हमने पढ़ा था प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि हम उसे सीपीयू फोर्सिबली ले सकते हैं, फोर्सिबली टेकन, ये आर मतलब राउंड रॉबिन, एंड हमारा ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में यूज़ होता है। देन हमारा आता है नॉन प्रीएम्प्टिव। इसमें होता है सीपीयू जो है ना, उसको जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेता है पूरा एग्जीक्यूशन, या खुद अपनी मर्जी से जाता है, हम लोग उससे नहीं ले सकते। FCFS हो गया, SJF हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन या फिर सीपीयू यूज़। ये क्या है हमारा तो ये लाइक ओएस का ही गोल है ना कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन हमारा मैक्सिमम हो, एंड थ्रूपुट भी हमारा मैक्स हो, कम से कम वेटिंग टाइम हो, और रिस्पॉन्स टाइम हमारा ज़्यादा हो, और फेयरनेस हो, बेसिकली किसी भी प्रोसेस के साथ अनफेयर ना हो, राइट। क्राइटेरिया क्या हो गया, सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, मतलब एक जो हमारी स्केड्यूलिंग सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि एक तो मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम थ्रूपुट हो, टर्न अराउंड टाइम कम हो, वेटिंग रिस्पॉन्स टाइम ये सब कम हो, एवरेज जो भी है। अब स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में हमारा क्या कहता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, देन हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, STRF, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एंड राउंड रॉबिन। अब एक एक करके इनको फटाफट समझ लेते हैं ब्रीफ में। सो FCFS में हमारा क्या था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यहाँ पर जिस ऑर्डर में प्रोसेस आ रहे होते हैं हम उन्हें उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि P1 आया, फिर P2 आया, फिर P3 आया, फिर P4, तो ये एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया, उसी बेसिस में इनको CPU मिल रहा होता है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हमारा क्या होता है, जैसे कि मान लो ये 10 मिनट चलना था, ये 5 मिनट चलना था, ये 2 सेकेंड का प्रोसेस था, और ये 20 मिनट का था, ऐसे करके थे प्रोसेसेस। एक सेकेंड में ना इसका बता देती हूँ। यहाँ पे हमारी दिक्कत क्या थी, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट में हमारा बेसिकली क्या होता है यार, कि जैसे अब देखो, मान लो सबसे पहले 2 घंटे वाली प्रोसेस आ गई, ये अलग से समझना, 2 घंटे वाली प्रोसेस आ गई है, और एक 4 घंटे वाली प्रोसेस थी, एक 10 सेकेंड की प्रोसेस थी। अब आइडियली तो देखा जाए तो 10 सेकेंड वाली प्रोसेस को 10 सेकेंड लगने थे, खत्म हो जाता, फिर 2 घंटे वाली चलती रहती। लेकिन हमारे पास ये कंस्ट्रेंट है कि ये प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग, हम उससे नहीं सीपीयू छीन सकते। तो जब तक ये 2 घंटे वाली पूरी प्रोसेस नहीं हो जाती, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, फिर 4 घंटे वाली। जबकि 10 सेकेंड वाली छोटी सी प्रोसेस यानी कि शॉर्ट वाली जो प्रोसेस है वो लॉन्ग की वजह से अटकी रही ना, इसी को बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। इस कॉन्वॉय इफेक्ट को सॉल्व करने के लिए हमने सोचा कि अगर हमें ये टाइम पता है कि कितनी देर एग्जीक्यूट होगी, तो हम सिंपली उसी टाइम के बेस पे इनको यूज़ कर लेंगे। अब देखो, मैंने बताया ना, 2 सेकेंड वाली को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इसको एग्जीक्यूट किया, देन फिर 5 मिनट वाली को कर लिया, फिर 10 मिनट वाली को, देन 20 मिनट वाली को, इस ऑर्डर में हमने इसको कर लिया। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। वैसे देखा जाए तो ये थियोरेटिकल है, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कि कितना टाइम लेगा कोई प्रोसेस। ये तो हम लाइक अभी तो अगर हमें क्वेश्चन में तो पता होगा, डोंट वरी, मैं रियल लाइफ में कह रही हूँ, ठीक है। फिर क्या आता है, ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अगर हम ऊपर वाली को, इसी को हम लोग प्रियम्प्टिव बना दें, ये हमारी नॉन प्रियम्प्टिव होती है एंड ये प्रियम्प्टिव होती है, तो इसी का ये प्रियम्प्टिव वर्जन है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पर देखा ना 2 सेकेंड वाली पूरे 2 सेकेंड तक चलेगी, लेकिन यहाँ पे प्रियम्प्टिव है, बीच में इसको हम लोग सीपीयू छीन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्या, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में क्या होता है, जैसे यार VIP एंट्री वगैरह होती है ना, सेम वे उसमें क्या हुआ, जैसे हमारे P1 P2 P3 ऐसे करके आए, लेकिन P3 की प्रायोरिटी ज़्यादा थी, तो सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट किया गया, देन P2 को, देन P1 को, लाइक प्रायोरिटी वाइज किया गया बेसिकली। और राउंड रॉबिन में हमारा क्या होता है, ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा टाइम शेयरिंग वाला जो OS था हमारा, उसमें राउंड रॉबिन ही यूज़ हो रही होती है। यहाँ पर टाइम क्वांटम के बेस पे स्केड्यूलिंग होती है, कि हर जो ऐसे इस ऑर्डर में आए थे ना, इनको 2 सेकेंड एंटरटेन किया, फिर अगले 2 सेकेंड इसी ऑर्डर में एंटरटेन करते गए, वो गैंट चार्ट बना के हम लोग कर रहे होते हैं ना सॉल्व, इन द सेम वे, ठीक है। अब हमारा क्या है, मल्टी लेवल क्यू। मल्टी लेवल क्यू क्या है, देखो हमने यहाँ पे लाइन्स ही अलग अलग बना दी है ना। ये क्यू बेसिकली मान लो FCFS वाली है, ये क्यू अलग अलग है, तो हमने ऐसे मतलब एक मिक्स शेड्यूलिंग टाइप कर दी। मल्टी लेवल मतलब डिफरेंट क्यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। देन हमारा क्या है, मल्टीव्यू फीडबैक क्यू। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन था कि क्यू में से मूव नहीं कर सकते। अगर हमने 10 प्रोसेसेस क्यू में है 10 में, तो ये इन्हीं तक रहेंगे जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। इसमें क्या हुआ कि हम लोग इसके बिहेवियर के बेस पे हम लोग एक ये जो क्यू है ना आपस में भी मूव कर सकते हैं। ये प्रोसेस जो इधर चला गया, ये इधर चला गया, ऐसे करके मूव हो सकता है। रियल टाइम शेड्यूलिंग में हमारा क्या हो गया, अब रियल टाइम वाली में हमारा क्या था कि करेक्ट होना चाहिए एक तो, एंड एक टाइमली होना चाहिए, मतलब नॉट टाइमली होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें इंश्योर करते हुए जो शेड्यूलिंग होती है उसको हम बोलते हैं रियल टाइम। अब इसमें देखो फर्स्ट क्या है हमारा, RM यानी कि रेट मोनोटोनिक, ये है अर्लीस्ट डेडलाइन। इससे तो नाम से समझ में आ रहा है कि बेसिकली जिसकी डेडलाइन पहले है हम उसी को पहले एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। जैसे मान लो आपको 4 असाइनमेंट करने हैं और एक कल ही देना है, तो ऑब्वियसली आप कल वाला पहले करोगे, जो कि बाद में 10 दिन बाद देने उसको नहीं ना, तो सेम चीज़। एंड RM में हमारा क्या है, रेट मोनोटोनिक। इसमें क्या है, जो लोअर पीरियड है यानी कि जो शॉर्टर साइकिल है हमारी, हम उसको हायर प्रायोरिटी देंगे, कि मतलब इसको पहले करना है जिसका टाइम शॉर्ट है।
ठीक है। अब हमारे क्या आता है, ये फॉर्मूलाज है बेसिकली कि वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, एंड ये न्यूमेरिकल्स में बेसिकली हमारे काम आ रहे होंगे। एक न्यूमेरिकल फॉर श्योर आ सकता है इसका, ठीक है। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, एंड रिस्पॉन्स टाइम हमारा क्या हो गया, CPU स्टार्ट माइनस अराइवल टाइम। मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। टाइम अगर हम देखें ना, बेसिकली इसका मतलब है कि कितना टाइम हमने स्पेंड किया बेसिकली उसमें, हमारा जो प्रोसेस है उसने सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड किया। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस करते हैं। अगर जैसे मैं बोलूँ कि मैं सुबह 8 बजे कॉलेज गई थी एंड मैं 5 बजे वापस आई, तो ये जो टाइम था ना, मतलब जो भी किया मैंने इस टाइम में, कि मैंने मान लो कि लैब ली, क्लास ली, ठीक है, कैंटीन में टाइम बिताया, वो जो भी टाइम है टोटल, वो हमारा 8 से 5 का जो है ना, यानी कि इसमें मैं क्या करूँगी, जैसे इसको हम लोग अगर माने 17 - 8, सो जो ये 9 घंटे थे ना, ये मेरा क्या हुआ, टर्न अराउंड टाइम हो गया, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम समझ में आ गया होगा। देन वेटिंग टाइम क्या होता है, इसी टर्न अराउंड टाइम में से जो 9 घंटे मैंने किए, बर्स्ट टाइम एक्चुअली मैंने क्लासेस कितनी ली, क्लासेस तो बस 5 घंटे ली, ठीक है। 9 - 5, तो मेरा वेटिंग टाइम कितना हो गया, बाकी 4 घंटे मैंने वेट किया, मान लो कैंटीन में कहीं भी जो भी, तो ये हमारा वेटिंग टाइम हो गया। देन हमारा आता है रिस्पॉन्स टाइम, कि फर्स्ट, एक सेकेंड सॉरी, फर्स्ट CPU स्टार्ट माइनस अराइवल टाइम, कि कितने रिस्पॉन्स टाइम करते हैं कि कितने में आपको, मतलब मैं आई कितने बजे थी, मैं 8 बजे आई थी, ठीक है, लेकिन क्लासेस में 10 बजे शुरू हुई, तो ये क्या हुआ, जो 2 घंटे था ना, मुझे 2 घंटे का रिस्पॉन्स टाइम, मतलब CPU पहली बार कब मिला बेसिकली, वो होता है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। अब एक चीज़ ना यहाँ पे है नहीं चीट शीट में, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, विच इज सिस्टम कॉल्स। सो इधर मैं समझाती हूँ, देखो सिस्टम कॉल क्या होता है हमारा। अभी हमने पढ़ा कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में हमारा OS है, राइट। और OS और यूज़र के बीच में भी है एक चीज़, उसे बोलते हैं हम लोग सिस्टम कॉल, ठीक है। जैसे हम लोग होटल वगैरह में गए, वहाँ पर हम डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते ना होटल के जो हमारे ओनर हैं, इंस्टेड हम लोग रूम सर्विस से बात करते हैं, मैनेजर से बात करते हैं, राइट। तो वही चीज़ ये सिस्टम कॉल भी है। तो सिस्टम कॉल एक ऐसा इंटरफेस है जो हमारा यूज़र और OS के बीच में है, ठीक है। हार्डवेयर और OS के बीच में OS है, सॉरी, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में OS है, लेकिन यूज़र और OS के बीच में सिस्टम कॉल है, कि हमें OS से बात करने के लिए भी कुछ सिस्टम कॉल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो यानी कि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम करवाने की, मान लो हमें कुछ हार्डवेयर एक्सेस चाहिए, या फिर IO का कुछ काम है, या मेमोरी का काम है, फाइल्स का, डिवाइस का, जो भी OS चीज़ें करता है, हमें अगर उन चीज़ों से काम है, तो हम लोग सिस्टम कॉल्स यूज़ कर रहे होंगे। इट्स बेसिकली वी आर रिक्वेस्टिंग समथिंग फ्रॉम द OS, ओके। अब देखो इसमें ना अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कोई फाइल ओपन करनी है, तो मैंने डाल दिया, सॉरी, ओपन, रीड, ठीक है। या फिर मैंने कुछ और, लाइक हमारी और भी होती हैं कमांड्स, लाइक फॉक हो गई, एग्जिट हो गई, वेट हो गई, ये सब आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप यार ये आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी डाउट है, इवन छोटा सा भी, जस्ट कमेंट इट डाउन, ठीक है। या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। सो ऑल द वेरी बेस्ट। यूनिट 1 हमारी खत्म है यहाँ पर। आई होप आपको ये रिविजन सीरीज सही लगे। ये यूनिट 1 एंड यूनिट 2 थोड़ा बड़ा है OS का, यूनिट 3 एंड 4 रिलेटिवली छोटा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया होगा रिविजन में, बट आई होप चैप्टर एक बार पूरा समराइज हो गया होगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 कवर कर रहे होंगे, हमारा क्विक रिविजन। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो देखो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हमारा क्या है, हमने पढ़ लिया प्रोसेस क्या होता है, राइट। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन और एन एक्टिव प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। तो अब यहाँ पर उसी के सिंक्रोनाइजेशन की बात हो रही है। तो सिंक्रोनाइजेशन की एक्चुअल में ज़रूरत क्या है, देखो सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस द शेयर डेटा। अगर बहुत सारे प्रोसेस, एक से ज़्यादा प्रोसेस एक शेयर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो देयर माइट बी चांसेस की रेस कंडीशन अकर हो सकती है। इसके लिए हमें बेसिकली प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है। अब आप बोलोगे रेस कंडीशन क्या होता है दीदी, है ना। तो देखो रेस कंडीशन पे क्या होता है हमारा, कि जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया था उस टाइम भी, कि एक फाइल है मान लो, तो उसमें किसी ने x की वैल्यू डाली 5, किसी ने डाली 4, ठीक है। अब हुआ क्या कि अगर जिसने पहले 5 डाली थी और उसका चेंज नहीं हुआ, उसने अपडेट की थी नीचे 4, उसका सॉरी 5 की x की वैल्यू 5 स्टोर हो गई, लेकिन जो सेकंड वाले ने चेंज की 4, वो हमारी स्टोर नहीं हुई। एंड जो यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने तो 5 डाली और ये एक्सपेक्ट कर रहा था, तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग आया, समझ रहे हो। तो वो चीज़ ना हो, उसी के लिए वी नीड सिंक्रोनाइजेशन। तो सो गोल इज टू अवॉइड रेस कंडीशंस एंड मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी, कि सेम डेटा कंसिस्टेंट डेटा थ्रू आउट हम लोग मेंटेन करते चले। रेस कंडीशन इज बेसिकली कि अनप्रिडिक्टेड कुछ आउटपुट आ रहा है, हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे और कुछ और एक आउटपुट आ गया। नाउ देखो हमने पढ़े थे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स, राइट। तो उसमें हमारा क्या होता है ना उसका जो भी हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, उसमें हमारी ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि एक ही प्रोसेस जो है ना उस हमारे क्रिटिकल सेक्शन को एट अ टाइम एक्सेस कर रही हो। देखो यहाँ पे ना क्राइटेरिया बता रहा है, वो
लेकिन वो बता रखा है पूरा। देखो हमारा कैसे होता है, पहले हमारा होता है एंट्री सेक्शन, उसके बीच में मतलब एक प्रोसेस ने हमारी एंट्री की। सो अब हम देख रहे होंगे हमारा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम वाला। ठीक है, देखो CS हमारा क्या होता है, देखो हमारा ये हो गया एंट्री का, एक प्रोसेस आया उसने एंट्री की, ठीक है, तो ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन हो गया। यहाँ पर जहाँ पर रिसोर्सेज शेयर्ड हो रहे हैं बेसिकली उसी को हम लोग क्रिटिकल सेक्शन बोल रहे होते हैं। देन हमारा एग्जिट सेक्शन हो गया कि प्रोसेस इधर से बाहर जाएगा और फिर रिमाइंडर सेक्शन की मतलब जो बाकी का कोड है इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो रिक्वेस्ट की उसने परमिशन की, हाँ मुझे एंट्री मिली। देन यहाँ पे उसने शेयर्ड रिसोर्स को यूज़ किया, एक्सेस किया, देन एग्जिट, यहाँ पे रिसोर्स रिलीज करके देन रिमाइंडर सेक्शन में वो चला गया कोई भी प्रोसेस। सो हमारा क्रिटिकल सेक्शन क्या है, बेसिकली वो सेक्शन जहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं शेयर्ड रिसोर्सेज है उनको एक्सेस मिल रहा होता है, वो चीज़ होती है। जैसे कोई शेयर्ड वेरिएबल हो गया, कोई फाइल हो गई या फिर मेमोरी हो गई। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है ना बेसिकली वो तीन मतलब देखो रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड सॉल्यूशन, ये तीन को मस्ट सेटिस्फाई करनी चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसका मतलब क्या होता है, ओनली वन प्रोसेस शुड एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम, कि मतलब एक ही प्रोसेस जो है वो इस सेक्शन को एक्सेस कर पा रही है, वो हो गया हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और हमारा प्रोग्रेस में क्या हो गया कि अगर CS एम्प्टी है, यानी कि अभी अगर कोई CS में नहीं है तो कोई और एलिजिबल प्रोसेस जो है वो आ सकता है, मतलब अगर खाली है तो कोई और आ सकता है। प्रोग्रेस बेसिकली। बाउंडेड वेटिंग क्या हो गया हमारा, कि किसी प्रोसेस को अनलिमिटेड वेट ना करना पड़े। ठीक है ना, बाउंडेड एक लिमिटेड वेट। एंड देन फोर्थ आता है हमारा, ये तीन तो लाइक मस्ट है, ये तो होनी ही चाहिए, ये भी है तो और अच्छा, लाइक सोने पे सुहागा। इट इज़ नो अजम्पशन अबाउट CPU स्पीड। फिर देखो आगे हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टू म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसमें हमारा पीटरसन एल्गोरिथम आ गया कि वर्क्स फॉर टू प्रोसेसेस, यूजर टर्न वेरिएबल एंड फ्लैग्स गारंटीज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी कर रहा था हमारा, याद है ना, यहाँ पे हमने ये फ्लैग वेरिएबल यूज़ किया था ऐसे करके, और फ्लैग और टर्न वेरिएबल बेसिकली। अब हमारा आता है नेक्स्ट डेकर एल्गोरिथम, अर्लीस्ट करेक्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंश्योर्स प्रोग्रेस इन बाउंड वेटिंग। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊँ, सॉफ्टवेयर देखो हमारा सॉफ्टवेयर जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, मतलब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में ये हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें सिर्फ वेरिएबल या लॉजिक्स यूज़ करके जो है ना सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना है। कुछ हार्डवेयर वाला इंक्लूजन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यानी कि मतलब कुछ भी हम लोग हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, सिर्फ सॉफ्टवेयर से कि लॉजिक वेरिएबल्स यूज़ किए और उसी से हमारा सॉल्व हो जाए। तो इसमें हमारा पीटरसन एल्गोरिथम, डेकर्स एल्गोरिथम और एक और आता है बेकरी एल्गोरिथम। इस पर तो लाइक क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको भी मैं तीनों को एक बार दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पीटरसन एल्गोरिथम में हमारा क्या होता है, देखो जैसे कि हमने पढ़ा कि वर्क्स फॉर टू प्रोसेसेस, इसमें ना दोनों प्रोसेस आने से पहले ये सिग्नल एक मतलब एक तरह से सिग्नल दे देता है कि टू प्रोसेस इंटरेस्टेड है आने में। और जो हमारा ये टर्न वेरिएबल था, मैंने बताया ना फ्लैग और टर्न, तो टर्न वेरिएबल हमारा क्या करता है, डिसाइड करता है कि नेक्स्ट CS मतलब जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है वो किसको मिल रहा हो। इट इज सिंपल। ठीक है, तीनों इसमें सोल्यूशन हमारा वो रहता है सेटिस्फाई, नॉट सोल्यूशन कंडीशन। बट इसकी हमारी दिक्कत क्या आती है कि ये सिर्फ दो प्रोसेस के लिए ही कर पा रहा था। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा डेकर्स एल्गोरिथम। डेकर एल्गोरिथम में भी हमारा ये बेसिकली ऐसे ही होता है कि दो प्रोसेस के लिए, एंड इसमें भी हम लोग फ्लैग एंड टर्न ही यूज़ कर रहे थे। ये एक्चुअली ओल्डेस्ट है और हम जो पीटरसन है इसको हम इसका इम्प्रूव्ड वर्जन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक का डिफरेंस है कि यहाँ पर ऐसा है कि इफ़ अदर इज इंटरेस्टेड सो गिव अप योर टर्न, वेट करो, दोबारा से शो करो इंटरेस्ट कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, फिर तुम्हारी टर्न आ सकती है, ऐसे करके है थोड़ा। ठीक है, एक हमारा था बेकरी एल्गोरिथम, इसको मैं डिटेल में समझा देती हूँ, इस पर क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। तो बेकरी एल्गोरिथम में देखो हमारा क्या है यार, जैसे हम लोग बेकरी पे जाते हैं ना, सो इसमें क्या है कि कोई भी प्रोसेस अगर एंटर करता है हमारा क्रिटिकल सेक्शन में, तो एक हम लोग एक टिकट नंबर टाइप उसे दे देते हैं, और जिसका भी टिकट नंबर, जैसे मान लो कि पहले P1 आया उसको 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, जिसका भी टिकट नंबर छोटा होता है हम उसको पहले भेजते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो 1 और एक और किसी को भी 1 मिला हुआ है, तो अगर ऐसा कुछ टाई होता है तो हम लोग यहाँ पे PID से सॉल्व करते हैं कि प्रोसेस ID जिसकी भी कम है हम उससे कर रहे होते हैं इसको सॉल्व। ठीक, सो जस्ट ऊपर हमने हमारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देखे, अब हम देख रहे होंगे हमारे हार्डवेयर सॉल्यूशंस। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन थोड़े स्लो और अनरिलायबल होते हैं, दैट्स वाई वी प्रेफर हार्डवेयर सॉल्यूशंस इन रियल OS। तो इसके तीन है हमारे, टेस्ट एंड सेट, कंपेयर एंड स्वैप एंड डिसेबल इंटरप्ट। सो ये सबसे पुराना मतलब सबसे पहला हम इसको बोल सकते हैं हार्डवेयर हमारा सॉल्यूशन था। इसमें क्या हो रहा था, हम लोग क्या करते हैं, मतलब जब एक प्रोसेस जो है ना हमारा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होता है उससे पहले हम लोग CPU के इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देते हैं, और जैसे ही इंटरप्ट्स ऑफ होते हैं तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होता है, तो कोई और दूसरा प्रोसेस उसे CPU ले नहीं सकता है। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, बहुत सिंपल है कि हमने इंटरप्ट डिसेबल कर दिए। बट ये क्या है, मल्टी कोर उसके लिए नहीं, ये हमारा सिंगल कोर प्रोसेसर के लिए है। ठीक है, हम इसे सिंगल कोर जो सिस्टम्स है उन्हीं में यूज़ कर रहे होते हैं इसको।
देन उसके बाद हमारा होता है आ रहा होता है ये टेस्ट इन सेट सॉल्यूशन। ये कैसा है, एटॉमिक ऑपरेशन। एटॉमिक मतलब क्या होता है कि जैसे फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। एटॉमिक का बेसिक मतलब तो वही होता है। एंड यहाँ पर भी एटॉमिक का मतलब वही है कि यहाँ पे ऑपरेशन को बीच में हम लोग रोक नहीं सकते, इंटरप्ट नहीं कर सकते, या कोई और प्रोसेस उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। सो बेसिकली वही यहाँ पर हम लोग लॉग्स का यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये 2 प्रोसेस में हमारा हो रहा होता है, मतलब 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लॉग का एक ओल्ड वर्जन हम लोग रिटर्न करते हैं पहले, जो भी मतलब पुराना वो है। देन क्या करते हैं, लॉग को हम लोग ट्रू वैल्यू सेट कर देते हैं। और ये दोनों चीज़ें ना हमारी एक ही स्टेप में हो रही थी, एक ही एटॉमिक स्टेप में हो रही होती है, ठीक है। मतलब यानी कोई इंटरप्ट नहीं हुआ, ये दोनों चीज़ एक साथ हो गई। देन उसके बाद क्या होता है, अगर देखो अगर लॉक फ्री है, मतलब अभी लॉक नहीं लगा हुआ है, यानी कि उसकी वैल्यू फॉल्स है, तो हम क्या करते हैं कि तो हम लोग क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री हमारी ले सकते हैं। एंड देन एंट्री लेने के बाद हम इसकी वैल्यू को ट्रू कर देंगे। यानी कि हुआ क्या, लॉक की वैल्यू पहले फॉल्स थी, तो हमारा जो टेस्ट एंड सेट था इसने हमारी वैल्यू रिटर्न क्या की, फॉल्स। एंड देन जब हमने एंटर कर लिया तो उस वैल्यू को इसने ट्रू कर दिया, ठीक है। और हमारा अगर जैसे कि लॉक बिजी है, या फिर हम कह सकते हैं कि लॉक ट्रू है, ऑलरेडी लॉक की वैल्यू पहले ही ट्रू आ रही है हमने जब रिटर्न करवाई, तब क्या हुआ कि बिजी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कि जब तक ये फ्री नहीं हो जाता, जब तक लॉक हमारा फॉल्स नहीं हो जाता ट्रू से, तब तक हम लोग वेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये भी सिंपल है। देन आता है हमारा कंपेयर एंड स्वैप। ये काफ़ी एक पावरफुल और प्रिमिटिव टाइप सा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो इसमें क्या होता है, ये ना एक्चुअल में हमारा मॉडर्न जो प्रोसेसर्स है जैसे कि लिनक्स वगैरह, उसमें काफ़ी बहुत सही रहता है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि ये मेमोरी लोकेशन का जो वैल्यू है, सो जो कंपेयर एंड स्वैप है ये काफ़ी सिंपल है हमारा। देखो इसमें क्या होता है ना कि ये ना जाकर मेमोरी की वैल्यू चेक करता है, जो मेमोरी लोकेशन है उसकी वैल्यू चेक करता है, एंड अपडेट भी करता है। अपडेट कब करता है, जब दोनों वैल्यू इक्वल होती है, मतलब एक एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई हमारी, एंड एक इसने जो वैल्यू चेक की, तो दोनों अगर वैल्यू इक्वल हैं तो ये स्वैप कर देगा, एंड अगर नहीं है इक्वल तो ये कुछ भी नहीं करेगा। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, मान लो कि मान लो यहाँ पे हमारी, इधर समझा देती हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी थी 0, कि 0 होनी चाहिए, एंड एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या हुई, वो भी 0 हुई। तो ये क्या हुआ, दोनों वैल्यू सेम आ गई, तब ये स्वैप करेगा। और जैसे कि मान लो अगर हमारी जो वैल्यू है मेमोरी लोकेशन की वो 1 होती, तब ये क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, नॉर्मली ऐसे छोड़ देता है, यानी कि उसको लॉक नहीं मिलेगा, उसे वेट करना पड़ेगा। जब जब ये दोनों सेम थी, इसने स्वैप कर दिया एंड लॉक जो था उसको मिल गया, यानी कि इस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल गई। अब इसके बाद हमारा आता है सेमाफोर्स। तो सेमाफोर भी हमारा बेसिकली एक टूल है जो कि हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। एंड ये क्या होता है, एक इंटीजर वेरिएबल, यानी कि एक स्पेशल वेरिएबल टाइप होता है जो कि यूज़ करता है, हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। 2 टाइप्स का होता है ये सेमाफोर के, हमारे 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है बाइनरी सेमाफोर, यानी कि नाम से समझ में आ रहा है 0 एंड 1, ठीक है। वर्क्स लाइक अ लॉग। लॉग जैसे हमने वो पढ़ा, फॉल्स होगी इसकी वैल्यू तो 0, ट्रू होगी तो 1, एंड एंट्री कर सकते हो कि नहीं। देन आता है काउंटिंग सेमाफोर। इसमें लाइक रेंज ऑफ इंटीजर्स होती है हमारी, ये हैंडल्स मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अ रिसोर्स। इसमें बेसिकली हमारा वही 0-1 वाला होता है कि लॉक मिलेगा नहीं मिलेगा वही चीज़। काउंटिंग वाले में क्या होता है ना कि वैल्यू हमारी 0 से लेकर एक एक वाली होती है, ठीक है। और ये ना वो लाइक जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका काउंट ये हमें दिखा रहा होता है बेसिकली काउंटिंग के थ्रू। इसमें ऑपरेशंस हमारे होते हैं वेट एंड सिग्नल। वेट लाइक सिंपली मीन्स कि वेट करो जब तक रिसोर्स फ्री नहीं होता, एंड सिग्नल मीन्स फ्री हो गया, अब नेक्स्ट को बोलो कि हाँ वो आ जाए, उसकी टर्न है। तो ये दोनों ऑपरेशंस हमारे यूज़ हो रहे होते हैं, एंड यूज टू सॉल्व क्लासिक प्रॉब्लम। जो हमने क्लासिक प्रॉब्लम्स देखी थी हमारी, अभी हम आगे देख रहे होंगे क्या क्या हमारी क्लासिक प्रॉब्लम्स हैं जिन पे लाइक फॉर श्योर क्वेश्चन आता है। तो ये है हमारी क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। फर्स्ट इज डाइनिंग फिलोसफर, देन प्रोड्यूसर कंज्यूमर, रीडर राइटर, एंड स्लीपिंग बाबर प्रॉब्लम। तो हमने डाइनिंग फिलोसफर में देखा था कि हमारा एक टेबल होता है, देन उसके में 5 हमारे फिलोसफर्स बैठे होते हैं, राइट। और उसमें क्या होता है कि बीच में इनके सबके बीच में चॉपस्टिक्स रखी हुई हैं, एंड कंडीशन हमारी क्या है, देखो 5 फिलोसफर्स हैं एंड 5 चॉपस्टिक या फॉक कुछ भी है, ठीक है, 5 वही फॉक हैं हमारे पास। तो इनको क्या है, एक इंसान को खाने के लिए दोनों चाहिए, लेफ्ट एंड राइट वाले दोनों चॉपस्टिक या दोनों फॉक्स चाहिए। तो ये होता है। अब इसमें होता क्या है, देखो कि अगर सब फिलोसफर राइट चॉपस्टिक पिक कर लेंगे तो हमारा डेडलॉक लग जाएगा, तो उसकी वजह से स्टारवेशन भी हमारा हो सकता है, ठीक है। सो इसको लेक्चर में डिटेल में हमने कवर कर ही रखा है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। फिर हमारा आता है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम। इसको भी मैं फटाफट ब्रीफ में बताती हूँ कि देखो इसमें क्या है, प्रोड्यूसर हमारे प्रोड्यूसर काम किया आइटम्स को बनाना, एंड कंज्यूमर काम है उनको कंज्यूम करना। तो सो इसमें प्रॉब्लम हमारी अगर हम देखें तो क्या है, मान लो एक कंटेनर है, एक बफर टाइप है, उसमें क्या है कि मतलब वो लिमिटेड स्पेस ही हो सकती है ना, मान लो इसमें 5 ही आइटम्स आ सकते हैं। प्रोड्यूसर ने अगर सारे वो कर दिए
तो मतलब अगर सॉरी स्पेस सारा फिल हो गया तो प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ेगा कि 5 आ एंड अगर एम्प्टी हो गया, ये कंटेनर ही एम्प्टी हो गया, 0 है अगर इसमें, तो हमारे कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा। और एक और चीज़ हमारे पास कंडीशन या कंस्ट्रेंट है कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों एक टाइम पर इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। हमारा रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम। तो रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम के हम कुछ रूल्स टाइप समझ लेते हैं। देखो रीडर एंड राइटर में जैसे मान लो मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया, कुछ डेटाबेस शेयर किया, उसमें क्या है, रीडर्स तो मल्टीपल रीडर्स एक टाइम पर रीड कर सकते हैं, लेकिन राइटर को हम लोग क्या चाहते हैं कि एक्सक्लूसिव एक्सेस मिले, कि जब वो लाइक उसको एडिट कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है तो कोई और रीडर उसको रीड ना कर पाए। तो इसके हमारे रूल्स क्या होगा, एक तो मल्टीपल रीडर कैन रीड टुगेदर एंड राइटर को हमें एक्सक्लूसिव एक्सेस देना है। उसके अलावा क्या है कि रीडर उसको ना पढ़ पाए जब हम मतलब जब राइटर उसको एडिट या मॉडिफाई या राइट कर रहा है, ठीक है। और राइटर शुड नॉट स्टार्व, कि राइटर वेट ही ना करता रहे कि रीडर्स पढ़े जा रहे हैं, अब ऐसे कोई टाइम ही नहीं आ रहा कि रीडर्स मतलब ऐसा नहीं है। तो ये चीज़, और हमें एक और चीज़ इंश्योर करनी कि सिंक्रोनाइजेशन हो बिना रेस कंडीशन अकर हुए। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉब्लम समझे, मान लो एक रीडर आता है, वो फर्स्ट रीडर है, वो पहले आके चेक करता है कि और कोई रीडर तो नहीं है, और कोई रीडर नहीं है तो यानी कि वो सबसे फर्स्ट है। फर्स्ट आया तो उसने क्या किया, राइटर का एक्सेस ब्लॉक कर दिया, हमने बताया ना उसे एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए। अगर मान लो 5-10 रीडर्स और थे ऑलरेडी उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली वो लोग भी कर रहे थे रीड, तो मतलब फिर ये हो गया ना कि हाँ मल्टीपल रीडर्स कैन रीड टुगेदर। लेकिन अगर राइटिंग की बात है तो राइटर विल कीप वेटिंग कि अरे ये जाए रीडर तब तो मैं राइट कर पाऊँ। तो इस प्रॉब्लम में हमारा ये होता है। देन हमारा आता है स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। इसके रूल समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम इसका सेटअप समझ लेते हैं स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम का। इसमें क्या है, एक बार्बर है, बार्बर मतलब जो बाल काटता है ना, बार्बर है एंड एक सेकेंड, बार्बर एंड इसमें क्या है, एक बार्बर की चेयर है, मतलब उसकी एक शॉप है एंड उसमें एक चेयर है बैठने के लिए, एंड एक चेयर तो है जो बार्बर चेयर जहाँ पे वो जो बैठा होगा उसके बाल काट रहा होगा, एंड एक है एन नंबर ऑफ चेयर्स की। यहाँ पे देखो ऐसे मान लो 4-5 जितने भी एन नंबर ऑफ चेयर्स हैं। तो अब इसमें हमारा क्या है रूल्स कि अगर कोई कस्टमर आता है और वो देखता है कि बार्बर बिजी है, कि हाँ कोई और ऑलरेडी बार्बर चेयर पे बैठा हुआ है, कोई और बाल कटवा रहा है, देन ही विल वेट हेयर, ठीक है, कि एन चेयर पे जाके वो बैठ जाएगा, जितने भी उसमें सीट है वेटिंग रूम में बैठ जाएगा। अगर वेटिंग रूम भी फुल है कि एन के एन लोग बैठे हुए हैं तो कस्टमर क्या चलता है, चला जाता है कि नहीं नहीं भाई यहाँ पे टाइम लगेगा, मैं जा रहा हूँ। और अगर क्या होता है, अगर कोई कस्टमर है ही नहीं तो बार बार सो जाता है कि मतलब यार ना वेट कर रहा है कस्टमर ना बार बार चेयर पे, तो ये हमारा बार बार सो जाता है, तभी इसका नाम है स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। और एक और रूल हमारा क्या है, बार बार एक टाइम पर एक ही कटिंग कर सकता है। तो ये हमारा क्या है प्रॉपर एक मतलब वो है इसके रूल्स वगैरह। तो अब जैसे कोई भी कस्टमर हमारा आएगा तो वो चेक करेगा अगर वेटिंग रूम में जगह है या नहीं, तो वो वहाँ बैठ जाएगा, अगर नहीं है तो वो छोड़ देगा, मतलब वेटिंग रूम या बार्बर चेयर पे जगह है या नहीं। एंड अगर जगह है तो वो वेट करेगा, वेटिंग करता रहेगा। और जब बार्बर को पता चलेगा कि हाँ एक और वो है जगह खाली, तो वो उसको बुला लेगा। और अगर मान लो बार्बर सो रहा है कि वो जाता है कोई कस्टमर है ही नहीं दुकान पे, तो उसको जगा सकता है, वेट कर सकता है एंड हेयर कट करवाने के लिए वेट करके मतलब अपने हेयर कट करवा लेगा। सो अब हम देख रहे होंगे हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमारा बेसिकली क्या है कि मेमोरी को ऑर्गेनाइज करना सिंपली, राइट। तो हमने जैसे कि देखा हमें रैम चाहिए होती है कोई भी प्रोसेस रन करने के लिए। तो वैसे ही क्या है कि अब देखो हमारे इस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है कि हम क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बेसिकली, ताकि हमारा प्रोग्राम फास्ट चले, मेमोरी कुछ भी वेस्ट ना हो एंड हम लोग मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो पैरेलली रन कर पाएँ, और हमारे सीपीयू को भी करेक्ट एड्रेस वगैरह मिलता रहे, करेक्ट मेमोरी एड्रेस। तो हम मेमोरी हायरार्की समझते हैं। तो देखो इसमें क्या है, हमारा सबसे पहले रजिस्टर्स है, देन हमारा कैश मेमोरी, मेन मेमोरी यानी कि इसको रैम भी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी इसको हम बोलते हैं हमारा डिस्क या फिर सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या है, ये सबसे सीपीयू के नियरेस्ट होती है हमारी रजिस्टर, देन हमारी कैश होती है, देन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी। यहाँ पर हमारे सारे प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पर आकर वो वेट करते हैं अपनी टर्न का एंड देन फर्दर उनको सीपीयू में मिलता है, एलोकेट होता है, ठीक है। तो हायर अप इज फास्टर बट स्मॉलर। देखो रजिस्टर यहाँ पे सबसे छोटे हैं लेकिन सबसे फास्ट है, कैश उससे थोड़ा बड़ा है लेकिन हाँ लेस फास्टर है, मेन मेमोरी मतलब यहाँ पे सबसे लेस फास्टर हमारी ये है एंड मेन मेमोरी थोड़ी सी और वो है, मतलब जैसे हम इस ऑर्डर में जा रहे हैं ना, साइज़ तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी स्पीड जो है वो हो रही है, मतलब साइज़ तो बढ़ रहा है लेकिन मतलब फास्टनेस जो बोल सकते हैं स्लोनेस बढ़ रही है बेसिकली। अब हमारा आता है लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस। तो हमारे दो टाइप के एड्रेस होते हैं, लॉजिकल एड्रेस जो कि बेसिकली हमारा जनरेटेड बाय सीपीयू होता है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस का क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो आप देख लेना एक बार। लॉजिकल एड्रेस मींस जनरेटेड बाय सीपीयू एंड फिजिकल एड्रेस जो कि एक्चुअल मेमोरी लोकेशन यानी कि जो हमारे डिस्क में कहाँ पर वो एक्चुअली वो फ्रेम्स बनाकर स्टोर हो रहा है वो चीज़, ठीक है। एंड एड्रेस मैपिंग इज डन बाय एमएमयू, जो हमारी एमएमयू है ये लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस को मैप कर रही होती है, ठीक है। फिर हमारा आता है मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की। देखो इससे पहले हमारा कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन की एक सिंगल ब्लॉक जो है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी टू ईच प्रोसेस में हमने क्या किया, होल मेमोरी जो है उसको एक कॉन्टिग्यूअस
ब्लॉक्स में हमने वो कर दिया एंड देन उसमें सो कॉन्टिग्यूस में हमने क्या किया, पूरा जो हमारा प्रोसेस है एक ही कॉन्टिग्यूस मेमोरी ब्लॉक में वो स्टोर होता है। एंड इसके ना हमारे ये दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सिंगल पार्टीशन एंड एक ही मल्टी पार्टीशन। तो सिंगल पार्टीशन हमारा क्या है कि पूरा जो एंटायर मेमोरी है हमने उसको एक पार्टीशन की उस पर करते हैं, ठीक है। ये पुराने सिस्टम्स में हमारा यूज़ होता था। एंड ये मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि मतलब यहाँ पे क्या है, एक ही प्रोग्राम एक टाइम पर रन कर रहा होगा। एंड मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है कि जो मेमोरी है हमारी मेमोरी उसको हमने मल्टीपल पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, जो पूरा ब्लॉक है उसको अलग अलग पार्टीशन से हमने डिवाइड कर दिया। तो इसी में ना हमारा आता है फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट से समझ में आ रहा होगा कि जो भी पहला फ्री ब्लॉक मिला वहाँ पे फिल कर दिया। बेस्ट फिट में हमने सबसे बेस्ट साइज़ ढूंढा कि मतलब जो हमें जो एकदम एग्जैक्ट उसका पड़ेगा, मान लो 5 MB का प्रोसेस स्टोर करना है तो 5 MB वाला ब्लॉक ढूंढा। एंड वर्स्ट फिट में हमारा क्या हुआ कि जो भी सबसे बड़ा हमें स्पेस मिल गया ना लेफ्ट ओवर टाइम, हमने उसमें से स्टोर कर दिया। मान लो 20 MB का होता है उसमें 5 MB का हमने प्रोसेस स्टोर किया, तो उस ओवरऑल स्टोरेज की वेस्टेज हुई, यानी कि परफॉर्मेंस भी हमारी वर्स्ट हो गई। जबकि हमारा बेस्ट वाले में ऑब्वियसली हमने पूरा उसको ढूंढ के अच्छे से वो किया है कि मतलब इंटरनल सेगमेंटेशन ना हो कि 5 में से 5 ही हमारा चीज़ वो हो रही हो एलोकेट मेमोरी। लेकिन इसमें क्या होता है, सर्च स्लो हो जाता है कि अब आपको ढूंढना पड़ेगा वो बेस्ट फिट जाकर। एंड फर्स्ट फिट में हमारा क्या होता है कि इसमें फास्ट है कि हमने फटाफट जो पहला मिला उसमें स्टोर कर दिया, लेकिन इसमें फ्रेगमेंटेशन हाई है। अब मान लो ये हमारा 15 MB का था तो इसमें से हमने 5 MB का अगर स्टोर कर दिया पहले वाले में ही, तो बाकी की 10 MB तो हमारी वेस्ट हो गई। तो वही चीज़ अब देखो, इसमें यही फिक्स पार्टीशन की प्री डिफाइंड साइज होते हैं तो इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। एंड डायनेमिक पार्टीशन में साइज एट रन टाइम लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। तो मैं इन दोनों को समझा देती हूँ, इन दोनों में डिफरेंस में भी क्वेश्चन आता है। फिक्स पार्टीशन क्या है, मान लो एक मेमोरी है एंड उसको मैंने 4 ब्लॉक्स में बांट दिया कि मान लो ये 10 MB है एंड ये 4 MB है, ये 8 MB है और ये 5 MB है। अब मेरे पास 4 प्रोसेसेस हैं, 2 MB की, 3 MB की और 8 MB की है मान लो, और ये है 5 MB की। अब मैंने इन सबको यहाँ पे स्टोर कर दिया, तो 2 MB वाली यहाँ पर अगर आई तो यहाँ पे इसने मान लो इतनी मेमोरी ली, तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस बच गया ना 8 MB जो बचा, एंड 3 MB वाली ने भी इतना इतना स्पेस ले लिया, और ये जो 1 MB वाला बच गया ये हमारा क्या हुआ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि उस फिक्स साइज में से थोड़ी स्पेस रह गई। तो वो चीज़ हमारी क्या, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। दूसरा हमारा क्या हो गया, तो समझो हमने अगर फिक्स साइज यूज़ किया तो अब हमने क्या किया, डायनेमिक पार्टीशन की। यहाँ पे हमारा कैसा है कि जैसे 5 MB का प्रोसेसर है, मैंने उसको 5 MB एलोकेट कर दी, एंड 2 MB का आया तो उसको 2 MB एलोकेट कर दी, अलग अलग जगह पूरी हमारी मेमोरी में अलग अलग जगह स्पेस जो है भाई ऐसे एलोकेट कर दी, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, छोटे छोटे स्पेसेस बच जाते हैं, जैसे कि मान लो इधर थोड़ा सा स्पेस बच गया, इधर बच गया एंड इधर कहीं बच गया, मतलब हमारे पास स्पेस इनफ है। मान लो अगर टोटल करूँ, इनका सम अप करूँ तो 10 MB स्पेस बन रहा है, एक 10 MB के प्रोसेस के लिए बन जाएगा, लेकिन वो स्कैटर्ड है, वो एक जगह पे कलेक्टिव नहीं है कि मैं उस पर वो कर पाऊँ। फिक्स भी हमारे वैसे 2 टाइप होते हैं, एक तो मैंने बताया अभी यहाँ पे जैसे कि अलग अलग वाला है ना, और एक होता है हमारा कि हम सेम साइज के उसमें बांट देते हैं, मतलब ये तो मतलब बेसिक टाइप है, लेकिन स्टिल मैंने का बता दूँ अगर कहीं मेंशन हो। सो अब हम देखते हैं हम, हाँ एड्रेसिंग हो गया। नॉन कॉन्टिग्यूस देखते हैं, कॉन्टिग्यूस हमने पढ़ लिया। नॉन कॉन्टिग्यूस एलोकेशन में क्या होता है, मेमोरी डिवाइडेड इनटू चंक्स लाइक पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। तो इन दोनों को भी हम समझते हैं। सो पेजिंग में हमारा क्या होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा ना क्लियर कर देती हूँ एक सेकेंड। पेजिंग में ना बेसिकली हम लोग जो हमारी लॉजिकल मेमोरी है उसको हम पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, एंड फिजिकल मेमोरी को हम लोग फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं। लॉजिकल को पेजेस में एंड हमारा फिजिकल वाले मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा पेज का साइज़ होगा वही इसके फ्रेम के साइज़ की इक्वल होगा, मतलब इक्वल साइजेस के उसमें बांटे हैं ताकि पेजेस और फ्रेम्स एक दूसरे में फिट हो पाए लॉजिकली एंड फिजिकली, ठीक है। और हमारा इसके अलावा अब इसमें क्या होता है ना, कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा होता है क्योंकि हमने मतलब जो बनाया है उसी के हिसाब से बनाया है, ठीक है। और क्या होता है, बड़े बड़े प्रोसेस को भी हम लोग स्टोर कर पा रहे होते हैं। देन हमारा इसके अलावा एडवांटेज इसका क्या होगा कि हम लोग मेमोरी को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है कि मान लो कि जो हमने फ्रेम्स बनाया उसमें लास्ट जो था वो पेज इंटरनली मतलब थोड़ा सा कोई स्पेस बच गया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। सो सेगमेंटेशन हमारा क्या है, बहुत सिंपल चीज़ है कि हमने क्या किया, सेगमेंटेशन में मेमोरी को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि हमारा कोड वाला पार्ट हो गया, ये हमारा डेटा हो गया, ये हीप ऐसे करके मतलब सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ये स्टैक हो गया, ऐसे करके उनको हमने डिवाइड किया। अब इन सेगमेंट्स का साइज़ जो है वेरिएबल हो सकता है, अलग अलग हमारा सेगमेंट टेबल भी बन सकता है। ये कैसी हमारी लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गई कि मतलब फंक्शंस के बेस पे बांट दिया उसको कैसे भी, तो एक पूरा लॉजिकल मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो गई इसकी। और हर सेगमेंट वाइज डिवाइड हमने कर दिया तो शेयरिंग भी पॉसिबल है हमारी, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है और सबका साइज़ अलग अलग है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एलोकेट करना मेमोरी। अब देखो हमारा क्या आ गया, स्वैपिंग। स्वैपिंग समझते हैं। सो स्वैपिंग हमारी क्या है, एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या होता है
को प्रोसेसेस स्वैप्ड बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क टू फ्री रैम। हम लोग जो है प्रोसेसेस मेन मेमोरी और डिस्क यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज और हमारी मेन मेमोरी में स्वैप करते जाते हैं ताकि हम लोग रैम को फ्री रख सकें। मतलब जैसे हमारी रैम फुल होती है तो हम टेम्पररीली उसको वापस से डिस्क में स्टोर कर देते हैं। तो अगर इसका हम लोग एडवांटेजेस वगैरह की बात करें कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, तो देखो जब भी हमारे पास जगह कम होगी तो हमें कोई ना कोई तो चाहिए कि जहाँ पे हम स्टोर कर पाएँ, तो इसलिए स्वैपिंग काफ़ी सही रहती है और हम मल्टीपल प्रोसेस को भी रन कर पाते हैं इसी सेम चीज़ की वजह से। और CPU हमारा आइडल नहीं रहता, बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री जो है इससे बढ़ती है हमारी। अब फिर इसमें हमारा कैसे होता है कि देखो, एक होता है स्वैप आउट कि हमने उसको टेम्पररीली इससे आउट कर दिया यानी कि रैम से बाहर निकाला तो हो गया हमारा स्वैप आउट। ठीक है, इसके अलावा हमारा हो गया स्वैप इन। स्वैप इन में देखो क्या होता है कि जब हम CPU को मतलब जब CPU को वो प्रोसेसर चाहिए होता है ना वापस, हम उसको वापस से रैम में लेके आ रहे होते हैं, वो चीज़ हो गई एंड देन उसको CPU एग्जीक्यूट करता है। तो ये इसके काइंड ऑफ वो होते हैं कि मतलब स्वैप आउट किया, स्वैप इन किया, देन CPU का एग्जीक्यूशन हो गया। अब हम समझ रहे थे हमारा पेजिंग वही है ऊपर जैसे मैंने बताया कि उसको हमने फिक्स साइज में बांट दिया। ठीक है, फिर नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बट इंटरनल हो जाता है, वही समझाया ना मैंने। पेज टेबल क्या होता है, ट्रांसलेट पेज नंबर इनटू फ्रेम नंबर, ये दोनों को मैप कर रहा होता है कि ये जो हमारे पेज नंबर है एंड जो हमारा फ्रेम नंबर है उन दोनों को मैप कर रहा है कि कौन सा पेज नंबर किधर है। ठीक है, देन हमारा क्या है सेगमेंटेशन, ऊपर ही बताया कि उसको सेगमेंट किस बांटे थे, कोड स्टैक डेटा वगैरह। एंड सपोर्ट यूज़र व्यू ऑफ मेमोरी, ये यूज़र जिस व्यू से उसको देखना चाहते हैं मेमोरी को, उस व्यू को ये सपोर्ट करता है यानी कि यूज़र के लिए वो ईजी रहता है लॉजिकली उसको जो डिवाइड किया। लेकिन इससे क्या होता है हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। आप इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का जरूर डिफरेंस देख लेना, मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। एक और टेक्निक होती है हमारी सेगमेंटेशन विद पेजिंग, ये दोनों को मिला के है कि हाइब्रिड टेक्निक यूजिंग सेगमेंटेशन फॉर लॉजिकल व्यू, मतलब हमने इसको सेगमेंट में भी बांट दिया लॉजिकल व्यू के लिए एंड अंदर से पेजिंग भी कर दी कि मतलब जो हमारी फिजिकल मेमोरी एलोकेशन है उसके लिए। देन हमारा आता है ये वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी देखो क्या है, अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस नॉट कंप्लीटली इन मेमोरी, कि मतलब वर्चुअल का मतलब होता है ना आभास टाइप, तो वैसे ही कि एक आभास टाइप सा मतलब एक वर्चुअल टाइप हमने वो किया, मेमोरी क्रिएट की, मतलब पूरा मेमोरी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते लेकिन हमें लग रहा होता है ऐसा यूज़ कर रहे हैं। एंड इसमें क्या होता है डिमांड पेजिंग हमारी यूज़ हो रही होती है। अब डिमांड पेजिंग समझते हैं। तो डिमांड पेजिंग में हमारा क्या है, पेजेस तभी लोड होते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, यानी कि ऑन डिमांड पेजेस लोड हो रहे होंगे। तो इससे क्या होता है एडवांटेज कि मेमोरी हमारी लेस यूज़ हो रही होती है, कि मतलब वेस्ट नहीं हो रही बेसिकली। ठीक है, एंड वर्चुअल मेमोरी तो मैंने बता दिया कि एक इल्यूजन टाइप सा होता है कि हमें लग रहा होता है कि मेमोरी ज़्यादा है ऑल्दो नहीं होती है। अब देखो इसमें क्या है, अगर मैं इसके स्टेप्स बताऊँ तो इसमें क्या है कि जो हमारा प्रोसेस है वो पेज को एक्सेस करता है पहले। ठीक है, देन हमारा उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस जो है वो रैम में, मतलब अगर वो नहीं है मान लो, पहले तो क्या होता है ना कि ढूंढने के लिए पेज को रैम में हम लोग सर्च करते हैं, अगर वो रैम में नहीं है यानी कि पेज फॉल्ट है। पेज फॉल्ट है तो क्या करते हैं, ओएस जो हमारे डिस्क है सेकेंडरी मेमोरी, वहाँ से हम लोग पेज को लोड करवाते हैं। देन वो पेज टेबल में हमारा अपडेट होता है या अपलोड होता है। देन उसके बाद में ये कंटिन्यू हो जाता है प्रोसेस की, मतलब हमने डिमांड पेजिंग का मतलब समझा कि डिमांड पे कैसे पेज लोड होते हैं। देन आता है हमारा पेज रिप्लेसमेंट। पेज रिप्लेसमेंट से पहले मैं एक बार पेज फॉल्ट बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना। पेज फॉल्ट क्या होता है, पेज फॉल्ट मीन्स अ सिचुएशन व्हेन, जब हमारा वो रैम में प्रेजेंट नहीं होता है जो हम प्रोसेस ढूंढ रहे हैं, जो हम पेज ढूंढ रहे हैं बेसिकली, तो उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। ठीक है, देन हमारा था पेज रिप्लेसमेंट कि मतलब देखो हमने क्या किया, रैम फुल हो गई और न्यू पेज लोड कर पाना थोड़ा सा लाइक न्यू पेज लोड करना पड़ रहा है, लेकिन अब क्या है उसको किसी ना किसी पेज को तो निकालना पड़ेगा, राइट। कि मान लो 10 ही अगर प्रोसेस आ सकते हैं रैम में एंड 10 के 10 फिल्ड हैं, बट हमें कोई अभी प्रोसेस अर्जेंटली चाहिए, तो हम चाहेंगे ना कि कोई एक ना एक रिमूव हो जाए, तो रिप्लेस करते हैं जिसमें पेज रिप्लेसमेंट होता है कि व्हेन पेज फॉल्ट अकर्स, जो हम पेजेस में ढूंढ रहे हैं उन 10 में नहीं है वो, एंड नो फ्रेम्स एग्जिस्ट, नो फ्री फ्रेम एग्जिस्ट, क्योंकि जगह भी नहीं है कि हम उसको ये लोड कर पाए, देन अ पेज मस्ट बी रिप्लेस। अब इसके ना अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सीखते हैं फीको, कि सिंपल है जो सबसे पहले आया था रैम में हमने सिंपली उसको रिप्लेस कर दिया। मान लो मैंने 10 पेज किए थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन जो फर्स्ट आया था उसको हमने रिमूव कर दिया सिंपली। देखो क्या है कि मेमोरी बढ़ाने पर ना हमारे पेज फॉल्ट भी बढ़ सकते हैं। अगर हमने मान लो हमने सोचा कि मेमोरी बढ़ा देते हैं सिंपली, तो मेमोरी बढ़ाई तो पेज फॉल्ट और बढ़ जाएंगे, है ना, कि मतलब हो सकता है फिर भी हमें वो प्रोसेस ना मिले। तो ये होती है हमारी वेलाडीज एंड अनोमली। देन हमारा था ये ओपीटी यानी कि ऑप्टिमल, ये बेस्ट है लेकिन ये थ्योरेटिकल है। अब इसमें हमारा क्या है, हम मतलब ऐसे मान के चल रहे हैं यार इस पेज की तो ज़रूरत पड़ने ही नहीं वाली, अब फ्यूचर में हो सकता है पड़ जाए, लेकिन अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं, मतलब ऑन थ्योरी ही वैसे ये वो है, इसलिए थ्योरेटिकल प्रोसेस है कि हम सोच रहे हैं कि इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं फ्यूचर में, तो इसको रिमूव कर देते हैं। एंड LRU क्या होता है, लीस्ट रिसेंटली यूज। जैसे हमारा फ़ोन में भी होता है ना कि कुछ ऐप आ रहा होता है कि ये हमने इतने महीनों तक यूज़ नहीं किया ऐप, तो रिमूव कर दो, लाइक स्टोरेज जब फिल हो जाती है, तो वैसा ही कि मतलब इसको जो लीस्ट रिसेंटली यूज पेज है कि हम इसे बहुत
मान लो मैंने 10 महीने पहले इस पेज को यूज़ किया था, तो मे बी मुझे अब इसकी ज़रूरत भी ना पड़े, ऐसा कुछ हम उसे रिमूव कर देते हैं। एंड लेस फ्रीक्वेंसी वाला ये वाला है कि लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, तो मतलब जो हम सबसे कम यूज़ करते हैं। मान लो उसको मैं 1 साल से जो ये रैम में मान लो कोई रिकॉर्ड है, तो उसमें पता चला कि इसको मैंने एक ही बार यूज़ किया 1 साल में, तो मतलब मेरे लिए तो वो एज सच इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं थ्रैशिंग। थ्रैशिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस व्हेन सीपीयू स्पेंड्स मोर टाइम स्वैपिंग द प्रोसेस देन एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस की, मतलब एक्चुअल एग्जीक्यूशन की जगह जब वो प्रोसेस स्वैप करने पेजेस स्वैप करने में टाइम स्पेंड करता है सीपीयू, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड थ्रैशिंग एंड अकर्स ड्यू टू इनसफिशिएंट फ्रेम, कि जब सफिशिएंट फ्रेम नहीं होते हमारे, एंड ये सीपीयू को जो यूटिलाइजेशन है उसको रिड्यूस करता है। देन हमारा आता है डिमांड सेगमेंटेशन, जैसे डिमांड पेजिंग अभी ऊपर पड़ा था, तो सेगमेंट्स कब लोड होते हैं, जब रिक्वायर होते हैं, सिमिलर टू डिमांड पेजिंग वही चीज़। एंड ये ओवरले कंसेप्ट कि यूज इन ओल्डर सिस्टम वेयर प्रोग्राम वर लार्जर देन अ मेमोरी, मैनुअल वे ऑफ लोडिंग प्रोग्राम पीसेस आर नीडेड, कि इसमें क्या होता था, ये पुराने सिस्टम्स में यूज़ होता था जहाँ पे मतलब जो प्रोग्राम थे ना वो मेमोरी से भी बड़े होते थे, और इसमें क्या होता था कि मैनुअली हम लोग लोड करते थे प्रोग्राम को जैसे जैसे ज़रूरत होती थी। ठीक है, सो आई होप ये यूनिट क्लियर होगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 50। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे हमारे यूनिट 3 थ्रू दिस चीट शीट। तो एक क्विक एंड शॉर्ट सा रिवीजन होगा आपकी यूनिट 3 के लिए। आई होप सबने अच्छे से पढ़ लिया होगा। सो द फर्स्ट थिंग इज डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है हमारा? इट इज़ अ सिचुएशन, ये तब होता है जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज वो एक दूसरे की प्रोसेस रिसोर्स का वेट कर रहे थे। जैसे मान लो P1 है एंड P2 है, इसके पास एक रिसोर्स R1 है एंड इसके पास एक रिसोर्स R2 है। ये P1 R2 के रिसोर्स का वेट कर रहा है, ये R1 के रिसोर्स का, मतलब आपस में एक दूसरे के रिसोर्स का वेट कर पा रहे हैं और कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, परमानेंटली ब्लॉक हो गए। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक। फिर हमारा आता है सिस्टम मॉडल। तो अ मॉडल कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज। सो इसमें हर प्रोसेस क्या करता है, रिक्वेस्ट कर सकता है रिसोर्स को, यूज कर सकता है और फिर रिलीज कर देता है ना। अब नेक्स्ट हमारा क्या देखो, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। डेडलॉक होने के लिए भी हमारी ये 4 कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ओनली वन प्रोसेस कैन यूज अ रिसोर्स एट टाइम, कि रिसोर्स पहले तो नॉन शेयरेबल होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ प्रीएम्प्टेबल एंड नॉन प्रीएम्प्टेबल या फिर शेयरेबल एंड नॉन शेयरेबल हमारे रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि इसमें हमारा सीपीयू आ गया, लाइक सीपीयू जो है स्टिल शेयरेबल है, लेकिन ये हमारा जो प्रिंटर हो गया, प्रिंटर इज नॉन शेयरेबल, की मतलब एक टाइम पर एक ही प्रिंट कर पाएगा ना, प्रिंटर दोनों की इंस्ट्रक्शन नहीं समझ सकता, राइट। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब ये रिसोर्स पहले तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो शेयर ना कर पाए हम लोग, जिस पर एक ही प्रोसेस एक रिसोर्स को वो कर पाए यूज। देन आता है होल्ड एंड वेट, कि प्रोसेस इज होल्डिंग वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अदर। एक जैसे ये प्रोसेस है, एक रिसोर्स इसके पास होना चाहिए एंड इट इज वेटिंग फॉर अदर रिसोर्स। ठीक है, ये कंडीशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नो प्रियम्पशन, कि रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन अवे फोर्सफुली। मैंने बताया ना कि प्रियम्प्टिव रिसोर्स नहीं होना चाहिए, शेयरेबल रिसोर्स, दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन हमारा आता है सर्कुलर वेट, मतलब ये जबरदस्ती ना छीन सके, वही वाली कंडीशन। प्रोसेसेस फ्रॉम अ सर्कुलर चेन ईच वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज हेल्ड बाय द नेक्स्ट, कि मतलब एक चेन टाइप बने, जैसे ऊपर भी यहाँ पे था ना, ये चेन टाइप बन रहा है कि ये इसका वेट कर रहा है, ये इसका वेट कर रहा है, ऐसे करके पूरी चेन बन रही है। तो एक सर्कुलर वेट की मतलब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं और एक सर्कुलर चेन टाइप बन गई है, साइकिल टाइप बन गई है। सो देन ओनली द डेडलॉक कैन अकर, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं हमारी। सो अब हम डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स की बात करें तो देखो 4 अप्रोचेज होती हैं। एक तो प्रिवेंशन, एक तो अवॉइडेंस, देन डिटेक्शन एंड रिकवरी, और एक और होता है हमारा इग्नोरेंस। सिंपली इग्नोर कर दो डेडलॉक को। खैर वो वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन स्टिल यू कैन मेंशन। बट देखो डेडलॉक प्रिवेंशन हमारा क्या है कि हमें पता था कि ये 4 कंडीशन होनी चाहिए, अगर इनमें से एक भी कंडीशन मिस होगी तो हमारा डेडलॉक नहीं अकर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट एनी ऑफ द 4 कंडीशन, और ऑल जितनी भी मैक्सिमम हो सकती है हम वो करें। तो देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कि पॉसिबल फॉर शेयरेबल रिसोर्स, की रिसोर्स ऐसा यूज कर लो जो शेयरेबल हो, डेडलॉक की दिक्कत ही खत्म। या फिर मान लो ये चीज़ नहीं हो पाई, हमने अगली कंडीशन को देखा कि होल्ड एंड वेट को कर सकते हैं, कि रिक्वायर ऑल रिसोर्सेज एट वन, कि जैसे कि अभी मैंने बताया ना P1 एंड P2 था, R1 एंड R2 था, तो ये इसके पास अपना रिसोर्स है देन भी ये इसका वेट कर रहा है ना। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बोले कि भाई P2 अभी तो R2 को गिव अप कर दे एंड इसको दे दे, तो ये दोनों रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। देन हमने बोला दोनों में तुझे वापस दे दूंगा, है ना। तो वो चीज़ हो गई कि ऐसे रिक्वायर ऑल रिसोर्स एट वंस, कि हम ऐसा कर पाए कुछ। देन हमारा आ गया नो प्रियम्पशन, कि प्रियम्प्ट रिसोर्सेज इफ अ प्रोसेस वेट, कि अगर P1 जो है वो वेट कर रहा है R2 का, तो हम इससे R1 छीन के इसको दे दें और मतलब ऐसा कुछ कर पाए कि प्रियम्पशन कर पाए बेसिकली। नो प्रियम्पशन की जगह प्रियम्पशन कर ले, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। मान लो ये तीनों भी नहीं हुई, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, साइकिल ही तोड़ दो ना, कुछ ऐसा कर दो कि वो चेन टाइप ना बने, साइकिल टाइप ना बने,
कुछ ऐसा कि हमने फिक्स रिसोर्स ऑर्डरिंग कर दी, नंबरिंग कर दी कि मतलब हाँ इस टाइम पे इसको मिलेगा, ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, कि वो लोग उसी अपने ऑर्डर के हिसाब से सीपीयू को एक्सेस कर पाएँ या फिर किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर पाएँ। देन आता है हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस। ये हमने देखो ऊपर पढ़ा ना प्रिवेंशन, कि हम डेडलॉक को होने से कैसे बचा सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो वाली चीज़। मान लो प्रिवेंशन नहीं हो पाया, अब डेडलॉक लग गया है या लगने वाला है, सिस्टम चल रहा है तो बेसिकली लगने वाला है, तो अवॉइडेंस यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। हमने ये बैंकर्स एल्गोरिथम डिटेल में की थी ना। यहाँ पर क्या है, हमारा ओएस चेक करता रहता है कि वो सेफ स्टेट में है कि नहीं है। अगर अनसेफ स्टेट में होता है कि डेडलॉक लग सकता है तो वो रिसोर्स ग्रांट नहीं करता, ये सब। बैंकर एल्गोरिथम में हमारा यार क्या था कि हम लोग बता देते कि उसे कितनी मैक्सिमम की रिसोर्स की नीड होगी, है ना, अवेलेबिलिटी, और उसकी बेस पे देन हम लोग कंप्यूट कर रहे होते हैं। फिर हमारा आता है सेफ एग्जिस्ट व्हेन द रिसोर्स कैन फाइंड अ सेफ सीक्वेंस। अगर हम एक सेफ सीक्वेंस फाइंड कर पा रहे हैं कि हाँ इस ऑर्डर में अगर हम देंगे तो डेडलॉक नहीं लगेगा, ऐसा कुछ हम लोग कर पा रहे हैं, तभी उसको बोलते हैं हम लोग सेफ स्टेट। फिर हमारा देखो यार क्या आता है, बैंकर एल्गोरिथम हमने पढ़ ली। अब देखो ये डेडलॉक डिटेक्शन, कि डेडलॉक लग चुका है। यहाँ पर यहाँ तक तो था कि हम डेडलॉक ना लगे उसे बचा लें, यहाँ पे डेडलॉक लग गया है, अब क्या करना है, उसको डिटेक्ट करना है पहले तो। कि डेडलॉक इज ऑलवेज अलाउड टू अकर इन ओएस डिटेक्टेड लेटर। ऐसा हो सकता है ना कि डेडलॉक लग जाए, हम नहीं कर पाए उसको केटर, तो अब देखो क्या है, लग गया है तो हम उसे डिटेक्ट करेंगे कि हाँ डेडलॉक लग चुका है। अब फिर उसके लिए मेथड क्या क्या होता है हमारे, एक तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हो गया, एंड वेट फॉर ग्राफ, डिटेक्शन एल्गोरिथम वगैरह, ये सब छोड़ो, ये हमारा मेन है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसमें हमने पढ़े थे 2 केसेस ना, कि अगर जैसे मान लो रिसोर्स जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर उसमें साइकिल है तो साइकिल होने का मतलब है डेडलॉक केस, इट विल अकर। देन सेकंड केस था मल्टीपल रिसोर्स वाला। उसमें हमारा क्या था कि अगर साइकिल है तो इट डज नॉट मीन ऑलवेज कि डेडलॉक होगा, साइकिल हो सकती है और फिर भी डेडलॉक ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो डेडलॉक रिकवरी क्या हो गया। अब डेडलॉक को हमने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ यार ये सिस्टम में है डेडलॉक हमारा, अब इसे रिकवर कैसे करना है वो चीज़। तो डेडलॉक रिकवरी में वंस डिटेक्टेड ओएस रिकवर्स यूजिंग, कि या तो उस प्रोसेस को अबॉर्ट कर देता है यहाँ पर वैसे अबॉर्ट आ प्रोसेस नहीं, अबॉर्ट ऑल प्रोसेस होना चाहिए था कि सारे प्रोसेस को उसने अबॉर्ट कर दिया। देन आता है या फिर एक एक करके सारे प्रोसेस को अबॉर्ट करें, फिर चेक करें कि डेडलॉक लग रहा है नहीं लग रहा है, ऐसे। ये थोड़ा स्लो है, एकदम फास्ट है कि सारे प्रोसेस को रोक दे तो डेडलॉक अपने आप चला जाएगा, है ना। ये फास्टर है, ये स्लोअर है, लेकिन ये बेटर है क्योंकि यार हम लोग एक एक करके चेक कर रहे हैं तो हमारा एक तरह से डेटा लॉस नहीं हो रहा है। ऑल तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स में बता ही रही हूँ। रिसोर्स प्रियम्पशन या फिर रोल बैक और रीस्टार्ट। यहाँ पर हमने क्या किया, रिसोर्स की दिक्कत तो सारी रिसोर्स की वजह से थी, हमने इसको प्रियम्प्ट किया, ठीक है, और हमने विक्टिम प्रोसेस को सेलेक्ट किया, देन रिसोर्स को टेक बैक किया, है ना, रोल बैक किया, और फिर हमने उसको रीस्टार्ट किया। तो इसकी वजह से एक्चुअली में इशू क्या आते हैं हमारे, कि स्टारवेशन हो जाता है या फिर इनकन्सिस्टेंट स्टेट आ जाती है, हमारा डेटा लॉस वगैरह भी होता है। तो ये तभी इसलिए जो मैंने बताया ना इग्नोरेंस वाला, हम लोग यही प्रेफर करते हैं रियल लाइफ में। तो लेकिन खैर हमारे एग्जाम में आना तो हमें चारों अच्छे से पढ़ने हैं। तो देखो कंडीशंस ये बता रहे कि होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन एंड सर्कुलर वेट, ये सारी याद रखना। अब देखो हैंडलिंग अच्छा ये समरी ही है बेसिकली भाई, अवॉइडेंस एल्गोरिथम में ये थोड़ा सा ना पढ़ सकते हो उसको। अब हमारा आ गया डिवाइस मैनेजमेंट, जो उसका सेकंड पार्ट है हमारा। देखो इसमें क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट में हमारा क्या कहता है, डिस्केड्यूलिंग आ गया, कैशिंग, बफरिंग एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। सो हमने डिस्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी थी हमारी, उसमें क्या था, डिस्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में बेसिकली क्या था, वो एल्गोरिथम जो डिसाइड करेंगे कि जो हमारे डिस्क है वो कौन सी आईओ रिक्वेस्ट को, जैसे उसमें हमारे प्रोसेस को कौन से को एग्जीक्यूट करेगा, वैसे ही डिस्क जो है हमारी कौन सी इनपुट और आउटपुट रिक्वेस्ट को वो करेगी एक्सेप्ट। और उसका गोल क्या होता है, रिड्यूस सीक टाइम, की सीक टाइम को हमें रिड्यूस करना है। हमने पूरा स्ट्रक्चर बताया कि डिस्क का कैसे स्ट्रक्चर होता है, देन उसको वो सेक्टर ढूंढना, उसमें से वो ढूंढना फ्रेम्स वगैरह, और मेन उस पर आकर रीड एंड राइट करना डेटा को। तो वो जो सीक टाइम है ना उसको हमें कम से कम करना होता है, राइट। तो अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ये डिस्केड्यूलिंग हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले हमारा क्या गया FCFS, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें हमारा क्या होता है, सिंपल है कि मतलब हमें यहाँ पे कुछ वो नहीं करना पड़ रहा, सोचना नहीं पड़ रहा कि क्या करना है, मतलब जैसे जिस ऑर्डर में है उसी में हमने कर दिया। एंड इसका हाई सीक टाइम होता है ना, हमने इसके डायग्राम वगैरह भी पढ़े थे बनाकर। अब देखो SSTF में हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमने सीक टाइम के बेस पे, जैसे हमारा वहाँ पे था ना शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जैसे उसमें बर्स्ट टाइम जिसका छोटा था हमने वही किया था। तो द सेम वे SSTF थोड़ा सा वैसे है कि जिसका सीक टाइम छोटा है, कि मतलब नियरेस्ट रिसोर्स रिक्वेस्ट कर लेता है कि सीक टाइम कम लगे बट स्टाफ ज़्यादा है, कि मतलब इसके चक्कर में बाकियों को वेट करना पड़ता है, स्टारवेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगला हमारा क्या है, स्कैन वाला हमने पढ़ा था कि जैसे हमने वो पूरा डायग्राम बनाया था ना कि पहले प्रॉपरली एक डायरेक्शन में जाता है देन दूसरी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है स्कैन वाला, कि
इसमें पहले एक डायरेक्शन देन दूसरी डायरेक्शन, फिर हमने इसकी सी स्कैन पढ़ा था कि एक डायरेक्शन में जाता है फिर स्टार्ट तक जाता है, इस डायरेक्शन में गया फिर इसका जो स्टार्ट था ना लाइक 0 से स्टार्ट था तो वहाँ तक गया ये, और इसमें यूनिफॉर्म वेट टाइम होता है। लुक में हमारा क्या था, ये भी हमारा ये स्कैन जैसा ही था, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट रिक्वेस्ट थी ये पूरा एंड तक नहीं गया, यहाँ पे मान लो लास्ट रिक्वेस्ट थी तो ये यहीं तक गया देन वापस आ गया ऐसे, ठीक है। और ये सी स्कैन क्या हो गया, सी स्कैन में हमारा सॉरी सी लुक क्या हुआ, सी स्कैन का ही हमारा ऑप्टिमाइज वर्जन की लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएगा, मतलब ये पूरा स्टार्ट और एंड तक नहीं जा रहा है, जहाँ जहाँ तक रिक्वेस्ट है वहाँ तक जा रहा होता है और एक डायरेक्शन वाली चीज़ है। आई होप ये क्लियर होगा। देन आता है हमारा परफॉर्मेंस फैक्टर्स। इसमें हमारा क्या होता है ना कि सीक टाइम की टाइम कितना लगा उसको डिस्क आर्म तक पहुँचने में, तो वो चीज़ की मतलब उसके परफॉर्मेंस कैसे इफेक्ट है, तो सीक टाइम की हमारा मिनिमम होना चाहिए। देन आता है हमारा रोटेशनल लेटेंसी कि टाइम वेटिंग फॉर सेक्टर टू रोटेट, कि बेसिकली उसको कितना टाइम लगा सेक्टर को रोटेट होने में, राइट, मतलब जब तक वो हेडर तक नहीं पहुंचा जो हमारा रीड एंड राइट हेड था। फिर हमारा ट्रांसफ़र टाइम आ गया कि टाइम टू रीड एंड राइट की कितना टाइम लग गया रीड और राइट करने में, एक्चुअली डेटा ट्रांसफ़र करने में। तो ये चीज़ें हमारी, अगर हमारा ये हाई होगा जैसे हमने ये पढ़ा कि ये लो होना चाहिए तो हमारा ये और अच्छा है, राइट, कि हमें डेटा ट्रांसफ़र जल्दी हो रहा है। अब इसके बाद हमारा कैशिंग एंड बफरिंग आता है, लास्ट टॉपिक्स। कैशिंग में हमारा क्या था, फ्रिक्वेंटली यूज जो डेटा था हम उसको फास्ट मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं टू रिड्यूस एक्सेस टाइम। जैसे कि मान लो यार आप अपने ब्राउज़र खोलते हो ना तो वहाँ पे कुछ आइकन्स आते हैं कि हाँ यूट्यूब और मान लो विकीपीडिया, कि हम लोग बार बार उसको एक्सेस कर रहे हैं, जो यूजुअली एक्सेस करते हो वो क्विक एक्सेस टाइप में हमारे कंप्यूटर में भी आता है ना, तो वही चीज़ की मतलब हमने उसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, कैशिंग, ताकि हम लोग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा जो हम बार बार एक्सेस करते हैं हम अपना एक्सेस टाइम को रिड्यूस कर सके, इसकी वजह से ये चीज़ है। देन हमारा आता है बफरिंग। बफरिंग में क्या है कि हम लोग ये टेम्प्ररी स्टोरेज का यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारे इनपुट आउटपुट की भी डिफरेंस आ रहा है ना सीपीयू में, कि मान लो एक डिवाइस जो है वो फटाफट से डेटा भेज रहा है एंड देन सेकंड उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहा है तो बीच का डेटा कहीं गायब ना हो जाए, सो दैट्स वाई वी यूज़ अ बफर, कि ये बफर्स में स्टोर कर लेगा एंड ये फिर एक एक करके भेज देगा आराम से जैसा भी है। तो देखो टाइप्स क्या होते हैं, सिंगल बफर, डबल बफर एंड सर्कुलर बफर। तो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों का इवन डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन मेमोरी। सो अब हम देख रहे होंगे हमारा हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू F50। इस वीडियो में हम लोग हमारे यूनिट 4 कवर कर रहे होंगे थ्रू दिस चीट शीट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले समझते हैं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। सो फाइल सिस्टम बेसिकली, सो हमने फंक्शंस ऑफ ओएस पढ़े थे, राइट। उन फंक्शंस में हमारा एक फंक्शन था फाइल मैनेजमेंट का, उसी पर बेस्ड ये यूनिट है हमारा। तो देखो फाइल सिस्टम क्या है, एक मेथड है यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा ओएस यूज करता है टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, रिट्रीव एंड मैनेज फाइल्स ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप बोलोगे दीदी फाइल क्या होता है, पहले वो बताओ। देखो फाइल क्या होता है, नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, मतलब हमने उसको एक नेम दे दिया और एक कलेक्शन है रिलेटेड डेटा की, हमने उसको एक नाम दे दिया तो वही क्या हो गई, फाइल हो गई। जैसे कि मान लो मैंने दिया gr.jpg, जेपीजी ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, मान लो मेरी फोटो थी मैंने उसको gr.jpg करके जेपीजी करके दिया नाम, तो वो एक फाइल हो गई। उसमें लाइक अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि फॉर्मेट इसका क्या हो गया, इमेज फॉर्मेट हो गया। अब उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं अलग अलग, की नेम, की टाइप कौन सा है उसका, लोकेशन क्या है, साइज़, ठीक है, कितने केबी की है। उसके बाद क्या हो गया कि जैसे किस फोल्डर में है, कौन सी डायरेक्टरी वगैरह में है ना, और उसको कौन एक्सेस कर सकता है कौन नहीं, तो वो सारे क्या हो गए इसके एट्रीब्यूट हो गए। इट प्रोवाइड्स, देखो अभी ये जो फाइल सिस्टम है हमारा, इट प्रोवाइड्स नेमिंग, स्ट्रक्चर, एक्सेस मेथड, प्रोटेक्शन, स्टोरेज मैनेजमेंट, ये सब फाइल सिस्टम के थ्रू हो पा रहा है। एंड ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा ओएस प्रोवाइड कर रहा है। देखो अब नेक्स्ट क्या है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि बेसिकली डिफाइंस हाउ द डेटा इज लॉजिकली स्टोर्ड इन अ फाइल, कि एक फाइल में लॉजिकली डेटा हमारा कैसे स्टोर होगा वो चीज़, ठीक है ना। एक और चीज़ मैं बताती हूँ, फाइल के ऑपरेशंस एक बार हम लोग देख लेते हैं। फाइल ऑप्स, इसमें हमारे क्या क्या जाता है कि फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, है ना, उसको ओपन, रीड, क्लोज वगैरह वो सब, मतलब इस पर भी क्वेश्चन था ना तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार बता दूँ। खैर अब देखो टाइप्स, इसमें हमने पढ़ा कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन है कि लॉजिकली डेटा कैसे स्टोर हो रहा होगा एक फाइल में। तो अब देखो इससे टाइप क्या है, सीक्वेंशियल फाइल्स ऑर्गेनाइजेशन, कि सारे रिकॉर्ड को सीक्वेंशली 1 बाय 1 करके स्टोर कर दिया, एक सीक्वेंस में स्टोर कर दिया। अब इसमें क्या होता है ना कि रैंडम एक्सेस, मान लो मुझे 10th नंबर की फाइल चाहिए, अब एकदम मुझे एक एक करके जाना पड़ेगा, सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से ये स्लो हो गया रैंडम एक्सेस के लिए। अब हमारा क्या है नेक्स्ट है डायरेक्ट या फिर हैश्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, हम लोग हैश फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं टू लोकेट रिकॉर्ड्स, कि हमने उसके बेस पे रिकॉर्ड किया। इसमें रैंडम एक्सेस फास्ट है हमारा,
ठीक है ना, और ये हमारा डेटाबेस वगैरह में यूज़ हो रहा होता है। देन आता है हमारा इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, हमने एक इंडेक्स टेबल बना लिया, जैसे मैंने लिख दिया कि फर्स्ट वाली फाइल इधर है, सेकंड वाली इधर है, थर्ड वाली इधर है, ऐसे करके, राइट। अगर मैंने जो चेक करना है कि ये जो मेरी फाइल XYZ थी वो कहाँ मिलेगी, मैंने देखा 5 वाले पे मैंने जाके एक्सेस कर लिया, तो रैंडम एक्सेस यहाँ पे भी फास्टर है। मतलब हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ की, इंडेक्स टू जो उस बाकी था उसका डेटा यूज़ करने के लिए, मतलब डेटा का भी डेटा यूज़ किया एक्चुअल में ऐसे। अब लॉजिकल फाइल सिस्टम देखते हैं। अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि हमारा जो फाइल सिस्टम है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। देखो, एक तो लॉजिकल फाइल सिस्टम एंड एक हमारा आता है फिजिकल फाइल सिस्टम। तो लॉजिकल में क्या होता है, हैंडल्स मेटा डेटा, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर, फाइल प्रोटेक्शन, ये सब हैंडल कर रहा होता है कि डेटा का भी डेटा और फिर उसका जो लाइक डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है कि किस हिसाब से फोल्डर्स रहेंगे और वो सब, एंड फाइल को प्रोटेक्ट करने का। ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग फाइल का नेम, परमिशन, डायरेक्टरी, स्ट्रक्चर ऑफ फाइल एंड FCB। जैसे हमने PCB पढ़ा था ना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इन द सेम वे देयर एग्जिस्ट अ थिंग कॉल्ड FCB, यानी कि फाइल कंट्रोल ब्लॉक। एंड जो हमारा सेकंड होता है वो होता है फिजिकल फाइल सिस्टम। ये होता है कि डिस्क में, हमारी मेमोरी में जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें कैसे स्टोर हो रहा होगा एक्चुअल स्टोरेज में, वो चीज़ कौन करता है, हमारा फिजिकल फाइल सिस्टम हैंडल करता है, यानी कि ब्लॉक्स में हैंडल करता है। जो ट्रैक, सेक्टर, और जो हमने पूरा डिस्क का स्ट्रक्चर पढ़ा था, राइट। फ्री स्पेस लिस्ट कि मतलब कहाँ पे फ्री स्पेस है, उसको कैसे मैनेज करना है, डिवाइस के ड्राइवर्स वगैरह। अब इसके बाद हमारे आ जाते हैं फाइल के एलोकेशन मेथड्स, कि देखो कैसे हम लोग एलोकेट करेंगे फाइल। तो पहले आता है कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, कि ईच फाइल ऑक्यूपाइज कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स। मतलब जो डिस्क में हमने कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स बनाए, मतलब एक साथ में, उनमें जाके एक एक फाइल हमने स्टोर करा दी। तो इसमें क्या होता है, एडवांटेज रहता है इसका फास्ट एक्सेस, डिसएडवांटेज क्या रहता है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, एंड फाइल साइज मस्ट बी नोन। मतलब ऑल्दो ये है सिंपल कि हमने बिल्कुल उसी सीक्वेंस वाले में स्टोर करवा दिया, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही है और हमें फाइल का साइज़ पता होना चाहिए, राइट, उसके लिए, ताकि क्योंकि बाद में जो है ना हम ग्रो नहीं कर सकते उसको। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, लिंक्ड एलोकेशन। जैसे लिंक लिस्ट होता है, ये हमारा बेसिकली अरे की तरह है जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस इज हमारा लिंक लिस्ट की तरह। तो लिंक लिस्ट में जैसे हमारा होता है ना कि ईच फाइल इज लिंक्ड, ईच फाइल इज अ लिंक लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स। जो हमने ब्लॉक्स बनाए थे ना कि यहाँ पे हमारे कॉन्टिग्यूअस थे, आसपास थे, एडजेसेंट थे, यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि लिंक्ड लिस्ट की तरह है। एक ब्लॉक इधर है, देन इसका ब्लॉक इधर है, इसका ऐसे करके अलग अलग ब्लॉक्स हैं पूरी मेमोरी में, राइट। अब इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, हमारा ग्रोथ डायनेमिक रहेगी। हाँ, हम साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एक्सेस स्लोअर है कि हम एक एक करके जाना पड़ेगा पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स समझने के लिए कि हमारी फाइल किधर है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडेक्स एलोकेशन। इसमें क्या होता है कि हर फाइल का ना एक इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ है कि वो कहाँ पर है डेटा ब्लॉक। तो इसमें रैंडम एक्सेस सपोर्ट होता है कि हाँ, मुझे अगर सीधा किसी फाइल पर जाना तो आई विल जस्ट चेक द इंडेक्स और मैं वहाँ पर जंप कर सकती हूँ। डिसएडवांटेज क्या है कि रिक्वायर इंडेक्स ब्लॉक्स एंड ओवरहेड इंक्रीजेस, कि एक इंडेक्स ब्लॉक भी चाहिए हमें इसके लिए, वो भी एक्स्ट्रा मेमोरी खाएगा, राइट, और उसकी वजह से ओवरहेड हमारा बढ़ जाता है। देन हमारा आता है फ्री स्पेस मैनेजमेंट। इसमें देखो यार हमारा क्या है कि ये फ्री स्पेस मैनेजमेंट एक टेक्निक या एक मेथड है टू ट्रैक अनयूज्ड डिस्क ब्लॉक, कि कहाँ पर हमारी जो है पूरी डिस्क में स्पेस, मान लो यहाँ खाली रह गई, इधर खाली रह गई, इधर खाली रह गई, जो स्पेसेस खाली रह गई उनको कैसे यूज़ करना है, फ्री स्पेस को कैसे यूज़ करना है, बेसिकली दैट इज़ आर ये दिस फ्री स्पेस मैनेजमेंट। तो इसी की कुछ टेक्निक्स हैं, लाइक एक तो हमारा है बिट मैप्स, कि मतलब हमने देखा कि अगर फ्री ब्लॉक है तो हम उसको 1 ऐसे करके नंबर देंगे, बिट अलोकेट कर देंगे, बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे हर ब्लॉक को। अगर वो ऑक्यूपाइड है तो हम उसे 0 देंगे, ऐसे करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि सिंपल है, हम ऐसे आसानी हो जाएगी कि हाँ जिस ब्लॉक के 0 है, जिस ब्लॉक के 1 है वो बेसिकली फ्री ब्लॉक्स हैं। सेकंड हमारा क्या आता है, ये फ्री लिस्ट। इसमें क्या है कि लिंक्ड लिस्ट ऑफ फ्री ब्लॉक्स, जो भी हमने फ्री ब्लॉक्स थे उनकी एक लिंक लिस्ट टाइप बना ली, कि मतलब सिंपल भी है, डायनेमिक भी है, कि उस हिसाब से हम लोग साइज़ के हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि सर्च स्लो हो जाती है और रैंडम एक्सेस, मतलब लिंक लिस्ट में तो यही एक कौन रहता है ना। देन हमारा आता है कि ग्रुपिंग कर दी, कि मतलब जो भी हमारे फ्री ब्लॉक्स हैं उनका एड्रेस हम लोग स्टोर कर रहे होंगे ग्रुप्स में, ठीक है। काउंटिंग में हमारा क्या आ गया कि स्टोर स्टार्टिंग ब्लॉक एंड नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स, की उनका स्टार्टिंग ब्लॉक स्टोर कर लिया, तो पूरा नहीं, ग्रुप नहीं स्टोर कर रहे हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग ब्लॉक्स उसका स्टोर कर लिया, एंड उसका जो नंबर्स ऑफ ब्लॉक कितने हैं, उसके आगे कितने ब्लॉक्स खाली हैं वो हमने स्टोर कर लिया, काउंटिंग कर ली बेसिकली उसकी। नेक्स्ट क्या आ गया, फाइल एक्सेस कंट्रोल। इसमें देखो यार हमारा क्या है, ये हम लोग क्यों करते हैं फाइल एक्सेस कंट्रोल, ताकि हम लोग जो है ना अपनी फाइल्स को प्रोटेक्ट कर सके अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ठीक है। टेक्निक इसमें क्या आ जाती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक प्रॉपर लिस्ट कि यूज़र ग्रुप या जो भी हमारी परमिशंस रहेगी किसके पास क्या एक्सेस रहेगा वो चीज़, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशंस, पासवर्ड इंक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है कि इनक्रिप्टेड डिक्रिप्शन वगैरह होगा, पासवर्ड्स होंगे नहीं होंगे, ये सब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर आ जाता है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्या आता है, डेटा एक्सेस टेक्निक्स। हम डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो सीक्वेंशियल एक्सेस,
कि हमने एक के बाद एक जाके एक्सेस किया। अभी हमने पढ़ा ना ऊपर फाइल, जैसे कि मान लो एक बुक शेल्फ है, इसमें बहुत सारी वो स्टोर्ड है, तो हमें ना ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि हम एक के बाद चेक करके हमें कोई बुक ढूंढनी है पर्टिकुलरली, तो हम सब बुक्स चेक करते हुए ही मान लो मुझे ये वाली बुक चाहिए थी, तो मुझे इतना ट्रेवर्स टाइप करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है कि जंप डायरेक्टली टू अ ब्लॉक, कि मेरे को मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आके मैंने वो बुक उठा ली, ठीक है। इंडेक्स वाला वही पढ़ा कि इंडेक्स टेबल यूज़ करके। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा इंटीग्रिटी, ये हमने हैश वाला पढ़ा था ना, वो सेम वही चीज़ें ही हैं। डेटा इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन क्या होता है कि इंश्योर्स फाइल डेटा इज करेक्ट एंड नॉट करप्टेड। कुछ ही हमारा जो डेटा करप्शन नहीं हुआ है, पूरा कंसिस्टेंट डेटा है हमारा पूरा फाइल में जो था, ठीक है, वही जो हमने स्टोर किया था एग्जैक्टली वही है, कुछ भी ऑल्टर नहीं हुआ है। इसके लिए मेथड हमारे क्या क्या आते हैं, चेकसम हो गया, पैरिटी बिट हो गया, जर्नलिंग हो गया, ट्रांजेक्शन लॉग्स हो गया एंड बैकअप एंड रिकवरी। मैं क्या करके ब्रीफ में सब समझा देती हूँ। सो चेकसम में हमारा क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू एक मैथमेटिकली कैलकुलेट कुछ लाइक फॉर्मूला मान लो, वो हमने यूज़ किया जब फाइल स्टोर होती है, तब हम लोग वो चेकसम स्टोर कर देते हैं। मान लो मैंने फाइल सेव की थी और उसके बाद मान लो मैंने उसको बहुत टाइम बाद एक्सेस किया, इतने में हमारा मान लो सिस्टम क्रैश हो गया था एक बारी हमारा पावर फेलियर भी हो चुका है, ऐसे कुछ भी मान लो चीज़ें हो चुकी है। लेकिन अब मैं जब दोबारा वो फाइल खोलेंगे, अगर वो चेकसम दोनों सेम आ रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल सेम आ रहे हैं, तो बेसिकली मेरा क्या है कि मैंने मतलब इन दोनों कंपेयर किया है, जो भी चेकसम इस टाइम था एंड इस टाइम था, अगर वो इक्वल आ रहा है तो हमारा डेटा बिल्कुल लाइक कंसिस्टेंट है, जो स्टोर किया था वही है। अगर मिसमैच हो गया तो यानी कि डेटा हमारा करप्ट हो चुका है। अब देखो इसमें क्या नेक्स्ट क्या आता है, पैरिटी बिट्स। पैरिटी बिट बेसिकली एक सिंगल बिट होती है, जो कि एक हम एक एक्स्ट्रा बिट अटैच करते हैं अपने डेटा के साथ में, देन हम उसको चेक करते हैं। कहीं वो फ्लिप ने मान लो 0 या 1 हमने स्टोर किया, देन हम उसे चेक कर रहे होते हैं। फिर हमारा आता है जर्नलिंग। जर्नलिंग बेसिकली क्या है, इसमें हम लोग ना एक लॉग टाइप एक जर्नल मेंटेन करके चलते हैं मेन डेस्क पर लिखने से पहले, ठीक है ना, कि उसमें फिर पहले हमने कुछ जर्नल लिखा, देन हमारा एक्चुअल में डेटा जो था वो स्टोर हुआ, तो उसके लिए, ताकि अगर मान लो सिस्टम क्रैश भी हो जाए तो हम उसे जर्नल पढ़कर जो इनकम्प्लीट ऑपरेशन रह गए हैं तो उसे रोल बैक करके फिक्स कर सकें। देन हमारा आता है ट्रांजैक्शन लॉग्स। ये सिमिलर ही है, इसमें हम लोग ट्रांजैक्शन के लॉग्स मेंटेन कर रहे होते हैं। फिर हमारा आता है इसमें बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा व्हाट्सएप का होता है ना, कि हमने कॉपी टाइप उसकी स्टोर कर ली, कि मान लो अगर मेरा सिस्टम क्रैश हो गया तो मैं वही चीज़, जैसे मान लो मैंने रात को 2 बजे बैकअप किया, तो 2 बजे तक जो डेटा था ना वो तो एटलीस्ट मेरे पास आ सकता है, कि मान लो मैंने शाम को 4 बजे हो गया और दिन के 2 बजे मैंने ये किया था, तो उतना डेटा मेरे पास वापस आ जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग डेटा की एक कॉपी स्टोर कर लेते हैं, ओरिजिनल की कॉपी ही, ठीक है। अब ये कुछ फाइल्स थी जो हमारे इसमें मेंशन थे, फाइल सिस्टम्स। देखो FAT32 था एक, तो इसमें क्या होता है हमारा कि ये हमारा USB ड्राइव्स में यूज़ होता है और पुराने विंडो सिस्टम्स में यूज़ हुआ करता था। इसमें ना ये देखो लिंक्ड पॉइंटर्स हम लोग यूज़ करते थे, कि मतलब एक हमने वो किया, देन उसका पॉइंटर अलग उससे किया, एक जो फैट टेबल है वो अलग, और जो फैट क्या है, ये बेसिकली फाइल एलोकेशन टेबल जो है वो दूसरे उसका पॉइंटर स्टोर कर रहा होगा, अगले उसका ब्लॉक नंबर। बेसिकली ये सिंपल था, पोर्टेबल था, लेकिन क्या है इनएफिशिएंट है बड़ी बड़ी डिस्क के लिए, कि मतलब ऐसे पॉइंटर बनाते रहेंगे, फिर उसका पॉइंटर का भी वो चीज़ है ना। अब ये क्या था हमारा NTFS, ये लाइक काफ़ी पावरफुल है। ये मॉडर्न जो हम लोग आज भी यूज़ करते हैं मॉडर्न वाला है, ठीक है। इसमें इस जर्नलिंग होती है, इसमें जर्नलिंग नहीं थी हमारी। लार्ज फाइल्स हम लोग कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वगैरह है, फाइल कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन वगैरह, ये सारी फीचर्स भी हैं इसमें। इसके आप फुल फॉर्म याद रख सकते हो ना, कि न्यू टेक्नोलॉजी, मैं लिख देती हूँ न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। FS तो वही समझ में आ रहा है, फाइल सिस्टम। देखो अब ये थर्ड वाला हमारा क्या है, ये EXT2 है, EXT3, EXT4, ये लिनक्स फाइल सिस्टम्स है हमारे। इसमें क्या था बेसिकली, ये आपस में लाइक इसका इम्प्रूव वर्जन ये है, इसका इम्प्रूव वर्जन ये है। इसमें नॉन जर्नलिंग था, लेकिन इसमें हम लोग जर्नलिंग ले आए, उसी का वर्जन है ये, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, और फीचर्स आ गए कि सपोर्ट्स लार्ज डिस्क एक्सटेंड्स, है ना, उसमें परफॉर्मेंस भी फास्टर हो गई, बेटर हो गई। एंड दिस वॉज बेसिकली फॉर लिनक्स फाइल सिस्टम। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 खत्म होता है। आई होप आपने बाकी 3 चैप्टर्स भी कवर कर लिए होंगे, नहीं किए तो मेक श्योर उसको अच्छे से समझ लो, बाकी 3 चैप्टर का भी रिविजन कर लो। एंड कुछ भी डाउट हो फील फ्री टू कमेंट और मैसेज मी, ठीक है। ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। बाय बाय, थैंक यू। Well, how's my juniors doing? I hope you all are doing super well और बढ़िया से एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो अगर कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस चैनल पे आपको सिर्फ वन शॉट नहीं मिल रही होंगी, वो सारी
ट्रिक्स और टिप्स बताई जा रही होंगी जिससे कि आप एक अच्छी जीपीए स्कोर कर सकते हो। पूरी रोड मैप दी जा रही होंगी एंड टॉपिक की लिस्ट दी जा रही होगी जहां से आपका पेपर बन के आता है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया जा रहा होगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे टॉपिक्स। तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो या सब पढ़ के बैठे हो, सिर्फ रीजन करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है ना, आपको मिल जा रहा होगा मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट, पीवाईक्यूज की लिस्ट, इस वीडियो में यूज हुए हुए नोट्स की लिस्ट और भी बहुत कुछ चीट शीट तक प्रोवाइड करवाई जा रही होंगी। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने नालायक दोस्तों को भी भेज देना कि उनकी भी अच्छी जीपीए आ जा रही हो। सब्सक्राइब कर दोगे तो लाइक जरूर कर देना, बिकॉज वी विल बी कंप्लीटिंग 15,000 सब्सक्राइबर विद योर हेल्प इन दिस दिसंबर एंड साथ में मिलकर केक काट रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो अच्छे नंबर लाइए जिससे कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट इनवाइट कर रहे हो फॉर द मीटअप एंड केक कटिंग ऑफ 15,000 सब्सक्राइबर्स। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। 3, 2, 1. Action. Well.